जय श्री कृष्णा। हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्यूट लव स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैप्टर 42। जब सरकार ने देखा कि गुंडे बॉस की बात नहीं सुन रहे हैं तो उसने अपने पीछे खड़े 8 बॉडीगार्ड को देखकर इशारा किया। 8 बॉडीगार्ड सिंघानिया फैमिली की तरफ गए। बॉडीगार्ड को अपनी तुरंत आता देख अयांश और अमृता ने बाकी सबको अपने पीछे कर लिया और दोनों पूरे परिवार के सामने किसी ढाल की तरह खड़े हो गए। अमृता और अयांश सबसे आगे थे, उनके पीछे विशाल भैया, साहिल और विवेक थे। सबसे आखिर में सुहानी भाभी, हर्षवर्धन जी और गायत्री जी तीनों के हाथ पीछे की तरफ थे। शायद उनके हाथ में कुछ था। जैसे ही वो बॉडीगार्ड करीब आए, अयांश और अमृता ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उन सारे बॉडीगार्ड को। जैसे ही बॉडीगार्ड करीब आए और उनमें से एक ने अमृता को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही अमृता ने उसके हाथ को पकड़कर उसे घुमा दिया और उसका हाथ पीठ से लगाकर एक जोर की किक उसकी बैक पर मारी। वो गुंडा वहां से उड़ता हुआ कुछ दूरी पर जाकर गिरा। अमृता के मूव्स इतने तेज थे कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो शायद किसी को पता भी ना चले कि ये इंसान आखिर हवा में उड़ा तो उड़ा कैसे। अयांश ने अमृता को देखकर स्माइल की तो अमृता ने भी एक स्माइल रिटर्न में कर दी। अब एक गुंडा अयांश की तरफ आया और इसे मरने के लिए हाथ उठाया कि अयांश ने उसका हाथ पकड़ा और एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। ऐसे ही एक के बाद एक गुंडे आते गए और अयांश और अमृता से अपनी खातिरदारी करवाते गए। कुछ देर में 8 के 8 बॉडीगार्ड्स जमीन पर पड़े कराह रहे थे। बदनाम के पास खड़ा गुंडा बदनाम से बोला, भाई अच्छा हुआ हमने उनकी बात मान ली, वरना शायद हम भी ऐसे ही जमीन पर पड़े धूल चाट रहे होते। बदनाम उस गुंडे की बात सुनकर सोच में पड़ गए और अपने आप को आयंश और अमृत से पीटता हुआ इमेजिन करने लगा। इमेजिन करके एकदम चिल्लाए हुए बोला बोला नहीं नहीं। उसके पास खड़ा गुंडा बोला, क्या हुआ भाई? बदनाम बोला, कुछ नहीं। वो गुंडा बोला, भाई अपने आप को वहां उनकी जगह देख रहे थे ना? हाँ बोलो ना भाई। बनाम उसे गिरता रहा पर कुछ बोला नहीं और याद करने लगा कि किसे अमृता और अयांश ने उन्हें ऑफर दिया था कुछ देर पहले। अमृता आकर सारे गुंडों के सामने खड़े होकर उन्हें कहती है, आप सब उन्हें क्यों मारना चाहते हैं? बदनाम बोला, देखो सिस्टर, अपना इनके साथ बोले तो कोई पर्सनल लोचा नहीं है। अमृता बोली, तो आपने इन्हें पकड़ के क्यों रखा है? देखिए, आपने मुझे सिस्टर कहा तो इस हिसाब से आप मेरे भाई हुए, आप अपनी बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते। छोड़ दीजिए ना इन्हें भैया प्लीज। ये बोलकर उसने मासूम से एक्सप्रेशन बना लिए। बनाम इमोशनल होकर बोला, देखो सिस्टर, अपन भी इनको पकाए नहीं चाहता था, पर क्या है ना, पापी पेट का सवाल है। इन सब को पकड़ने का पैसा मिला है हमें। वैसे तो अमृता को पहले से ही अंदाजा था कि ये लोग किसी के कहने पर ये सब कर रहे थे, पर अमृता को परिवार वालों को छुड़ाने के लिए टाइम चाहिए था तो वो बस उन गुंडों को अपनी बातों में उलझा रही थी। अगर इससे बात नहीं बनती तो शायद वो अपने दूसरे तरीके का इस्तेमाल करती, जिसके बाद तो सामने वालों के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं। अमृत ने थोड़ा भोले बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, कितने पैसे भैया? बदनाम उंगलियों के इशारे करते हुए बोला, हर एक को पूरे 10,000 देंगे काम पूरा होने पर। अमृता आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, क्या 10,000 बस? बदनाम उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, कम है क्या सिस्टर? अमृता बोली, कम नहीं, बहुत कम है भैया। तभी बदनाम के साथ खड़ा गुंडा बोला, भाई इसकी बात मत सुनो, ये आपको मामू बना रेली है। बदनाम ने उसकी बात सुनकर अमृता को देखा, पर फिर उसके मासूम से और भोले भाले चेहरे को देख उस गुंडे से बोला, ए तू चुप कर, देख सिस्टर का फेस देख, ये कितनी भोली भाली है। तो सच में लगता है ये किसी को मामू बना सकती है। अमृता ने जिसकी सांसें पहले गुंडे के बात सुनकर अटक गई थी, वो बदनाम की बात सुनकर एक राहत की सांस लेती है। बदनाम अमृत को तरफ देखकर कहता है, तुम बोलो सिस्टर। उसकी बात सुन अमृता के पास खड़ा अयांश मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, ये तो दस गया इन कनबाटों में, अब इसका निकालना इम्पॉसिबल है। सच में लगता है आज लड़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमृता बोली, देखिए भैया, इन्हें किडनैप आपने किया है। बैद बोला, हाँ। अमृता बोली, अपनी जान पर खेलकर इन सबको आपने पकड़ा। बदनाम बोला, हाँ। अमृता आगे बोली, और अगर कभी गलती से आगे पकड़े गए तो भी ये लोग आपको ही फंसा देंगे। बदनाम बोला, हाँ सिस्टर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अयांश धीरे से बोला, सोचने के लिए दिमाग भी चाहिए होता है। अमृता बोली, वही तो भैया, इन्हें पकड़ो आप, जान आप खतरे में डालो और तो और आखिर में ज्वेब भी क्या ही जाओ। ये तो नाइंसाफी है। बदनाम बोला, तुम ही बोलो सिस्टर, मुझे क्या करना चाहिए? अमृता बोली, आप इन्हें छोड़ दीजिए। बदनाम थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, पर सिस्टर अगर अपन ये सारा काम नहीं करेंगे ऐसे तो हम लोग भूखा मर जाएंगा।
अमृता बोली, अरे नहीं भैया, आप सबके अकाउंट में मैं अभी 50,000 ट्रांसफर कर रही हूँ और साथ ही आप सबके हिसाब से जॉब्स भी देंगे। बदनाम बोला, सच में सिस्टर? अमृता मुस्कुराते हुए बोली, येस ब्रदर। बदनाम ने सभी गुंडों को इशारा किया और सभी ने गन डाउन कर ली और सारे साइड में इकट्ठे होकर खड़े हो गए। सिंघानिया फैमिली बस हैरानी में अमृता को देख रही थी। वही आयंश अमृता के कान में बोला, हम सुना था आपकी बातों में फंसकर कोई निकल नहीं सकता। आज देख भी लिया, आज तो बातों से ही काम हो गया, लगता है मुक्का लात की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमृता पहले तो मुस्कुरा दी पर फिर बोली, अभी कहाँ लड़ाई खत्म हुई है, ये तो बस प्यादे हैं, वो भी किराए के, अभी शतरंज के बाकी के मोहरे आने बाकी है। क्या पता बातों के साथ साथ मुंह के लात की भी जरूरत पड़ जाए। आर और अमृता दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चैप्टर 43। ये सब सोचकर बदनाम को अपने फैसले पर नाज हो रहा था कि उसने सही समय पर सही इंसान की बात मान ली। सामने सरकार अमृता और अयांश को देख रहा था। सरकार और बॉस ने अपने कदम अमृता और अयांश की तरफ गए और उनके ठीक एक कदम की दूरी पे खड़े होकर दोनों को देखा कि अमृता और अयांश उन दोनों को अपनी आंखों में बिना किसी तरह के डर के देख रहे थे। सरकार और बॉस को उन दोनों की आंखों में अपनी मौत दिख रही थी। सरकार और बॉस ने एक साथ अपने कमर में लगी गन निकाली और अमृता और अयांश के सिर पर तान दी, पर अब भी अयांश और अमृता की आंखों में डर का नमो निशान भी नहीं था। सरकार बोला, तो तुम हो अयांश सिंघानिया, हर्षवर्धन सिंघानिया के बेटे और सिंघानिया परिवार की ढाल, जिसने आज तक मेरे हर एक वार को इन सब तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया। अयांश बोला, आपने मेरे परिवार पर हाथ डालने की कोशिश की है, जब भी वार करेंगे तो ढाल की तरह हमेशा मुझे उनके सामने खड़ा पाएंगे। सरकार बोला, लगता है कुछ गुंडों को अपने बस में करके कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। ये तो सिर्फ कुछ 30 गुंडे हैं, अगली बार 100 लेकर आऊंगा, तब देखता हूं कि तुम कब तक खड़े रहते हो। अयांश बोला, गलत फहमी है आपकी, चाहे 100 लाए या 1000, मैं हमेशा आपको उनके सामने खड़ा दिखूंगा। सरकार बोला, तुम जानते भी हो किससे बात कर रहे हो और कहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो। अपने हाथ में गन दिखाते हुए बोले, चाहे तो अभी तुम सबको खत्म कर सकते हैं। अमृता बोली, लगता है आपको दिखाई कम देता है, इसीलिए तो शायद आप देख नहीं पा रहे कि अभी कुछ देर पहले आप दोनों के बॉडीगार्ड का हाल देखकर भी आपको समझ नहीं आया कि बात जगह और इंसान देखकर नहीं की जाती, बल्कि हालात और परिस्थिति देखकर की जाती है। बॉस सरकार को टोकते हुए बोला, बॉस वो, पर सरकार ने उसे अपनी गुस्से से भरी आंखों देखा और चुप करा दिया। फिर अमृता को सकेकर सरकार बोला, तो इस हिसाब से तो तुम दोनों को अभी चुपचाप हमारे सामने सिर झुकाकर खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि अभी तुम दोनों हमारे बंदूक के निशाने पर हो। हम चाहे तो अभी दोनों को ठोक कर ये किस्सा यहीं पर खत्म कर सकता हूँ। अमृता चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ बोली, मैंने तो मजाक में कहा था, पर लगता है आपको सच में सिखाई काम देता है। फिर थोड़े अफसोस के साथ कहती है, ओह समझ सकती हूँ, आपकी उम्र हो गई है ना। होता है, इस उम्र में ऐसा अक्सर होता है, दिखाई नहीं देता कि सामने क्या हो रहा है, समझ नहीं आता कि जो हो रहा है उस पर रिएक्ट कैसे करना है। डोंट वरी, मैं समझ सकती हूँ। सभी अमृता के ये सब बोलने पर अपनी हंसी कंट्रोल करने लगते हैं। सभी को समझ आ रहा था कि अमृता डायरेक्टली सरकार को बूढ़े होने का तना मार रही है, या कह सकते हैं कि उसके सामने ही उसके बुढ़ापे का मजाक उड़ा रही है। सरकार उसकी बात सुनकर एकदम उत्तेजित हो गया और बोला, ए छोकरी, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? मुझे दिखता नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं सकता। बॉस उसे फिर से टोकते हुए बोला, सरकार वो, पर इस बात भी बॉस को अपनी आंखें दिलकर सरकार में चुप करा दिया। तभी अमृता उसे चिढ़ाने वाले एक्सप्रेशन देते हुए बोली, अब क्या करे सरकार, आप दिखते ही कुछ उम्र दराज है। ये आपके सफेद सफेदी बाल, कुछ सफेद कुछ काले आईब्रो, सफेद हो चुकी लंबी मुझे, और आपका पहनावा ये धोती और कुर्ता, हाथ में लाठी और पैरों में जुतिया, देखने से ही पता चलता है कि आपकी उम्र हो चली है। वैसे तो आप पर ये धोती कुर्ता खूब जचता है, पर ये लाठी देखते ही आपके बूढ़े होने का पता चलता है। सरकार पहले तो अपने ही मुंह पर अपने बूढ़े होने की बात सुनकर गुस्सा होने लगे, पर जैसे ही अमृता ने कहा कि धोती कुर्ता उस पर जचता है, उसे लगा कि इतनी बेइज्जती के बाद उसे अपनी थोड़ी बहुत तारीफ सुनने को मिलेगी। पर यहाँ तो अमृता एक लाइन में तारीफ कर फिर से पुराने वाले टॉपिक पर उनकी बेइज्जती करने लगी। सरकार इस बार चिल्लाते हुए बोला, ए छोटी, तुम मुझे जानती नहीं हो, तभी तो इतना सब बोलने की हिम्मत कर रही हो। अमृत उसे रोकते हुए बोली, अरे अरे चिल्लाइए मत, ज्यादा चिल्लाने से सीधा आपके हॉट पर असर पड़ेगा, और क्या पता आप जो कुछ साल बाद टपकने वाले हो, आपके चिल्लाने से आज ही आपका ऊपर का टिकट कट जाए।
उसकी बात सुनकर सरकार अपकी आवाज धीमी करके बोला, देखो लड़की, हम अभी भी जवान हैं, अब भी हमारी आंखें बहुत अच्छी है, हमें सब दिखता है, लेकिन शायद तुम में अकल की कमी है, मौत की कगार पर खड़ी होकर अपनी मौत के सामने ही बकैती कर रही हो। अमृता उसकी बात सुनकर डरने की एक्टिंग करते हुए बोली, ओह मैं तो डर गई, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। अमृता की ये बातें सुनकर जहां पूरी फैमिली, अयांश और गुंडे जरा शॉक हो गए, वही सरकार सेटिस्फेक्शन से मुस्कुराया। पर तभी उसकी खुशी पर पानी फेरते हुए अमृता आगे बोली, आपको क्या लगा मैं कुछ ऐसा कहूंगी तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको क्या लगता है मैं इतनी देर से खड़ी होकर आप जैसे बूढ़े के सामने इतनी बकवास इसलिए कर रही थी ताकि आपकी बुद्धि में कुछ घुस जाए, या फिर मुझे आपसे बात विवाद में मजा आ रहा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अच्छे से पता है कि आप जैसे लोगों को कितना भी प्रवचन या ज्ञान दे लो, पर घुसना उनके दिमाग में कुछ है नहीं। वैसे आपने कहा ना कि मौत की कगार पर खड़े होकर फालतू की बीवी नहीं करते। सरकार बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? अमृता थोड़ा ड्रामेटिक तरीके से बोली, दादाजी जरा अपने आसपास तो देखिए। उसकी बात सुनकर कैसे ही सरकार ने अपने आसपास देखा तो शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके आसपास कई सारे ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म में बॉडीगार्ड खड़े थे जिन्होंने उस पर और बॉस पर गन पॉइंट करके रखी थी। सरकार ने उन सब बॉडीगार्ड्स को देखने के बाद अपने पास खड़े बॉस को देखा। बॉस उसके देखने भर से बोलने लगा, सरकार मैंने तो बताया था, और अपने ही आंखें दिखा दिखाकर चुप करा दिया। सरकार कुछ बोला तो नहीं, पर अमृता और अयांश की तरफ देखा और बोला, भले ही आज तुम दोनों ने इन सब को मुझसे बचा लिया हो, पर मैं एक न एक दिन इन सब को जरूर मारूंगा, चाहे इसके लिए मुझे सिंघानिया परिवार की ढाल को पहले खत्म ही क्यों न पड़े। ये बोलकर उसने अयाश की तरफ देखा। साफ मतलब था उसकी बातों का कि अगली बार उसका वार इस परिवार की ढाल यानी अयाश पर होगा। अयांश तो कुछ भी नहीं बोला, पर अमृता बोली, क्या सरकार, लगता है आपकी नज़र और समझ दोनों खराब है शायद। तभी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अब से सिंघानिया परिवार के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि दो दो ढाल है जो हर बार उन सब के लिए खड़े रहेंगे। और हाँ, क्या कहा आपने कि अगली बार ढाल को फल खत्म करेंगे? तो बता दूं आपको मैं, आज तक जब आप एक ढाल को कभी हिला तक नहीं पाए, तो अब तो दो दो ढाल है। वार तो दूर की बात है, आप पास भी नहीं आ पाएंगे। सरकार और बॉस दोनों अमृता को बातें सुन रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है। आयंश भी अमृता की बातें सुनकर उसे देखता ही रह गया। अमृता बॉडीगार्ड्स को देखते हुए बोली, इन सब के इनकी सही जगह पहुंचा दो, और हाँ ध्यान रहे काम से काम 10 दिनों तक ये सब वहां अच्छे से एंजॉय करे। ये ऑर्डर सुनते ही सारे बॉडीगार्ड एक साथ बोले, जय यस मैम। ये बोलकर वो सभी बॉडीगार्ड सरकार, उसके आदमियों और बॉस को लेकर वहां से चले गए। अब अमृता बाकी सिंघानिया परिवार को देखते हुए बोली, और आप सब यहीं पर रात बिताने का इरादा है क्या? चलिए घर चलते हैं, बहुत जोरों से भूख लगी है। उसके ये बोलते ही सभी ने एक दूसरे को देखा और अपनी पाकर गाड़ियों की तरफ चले गए। अयांश और अमृता अब भी वही खड़े थे। बदनाम और बाकी के गुंडे भी जा चुके थे। अमृता और अयांश ने एक दूसरे को देखा और अमृता अयांश से बोली, 1 मिनट। और फिर आसपास देखा तो उसे कुछ दूर से एक आदमी जिसने व्हाइट कलर का सूट पहना था और उसके कंधों तक के बाल हॉफ पोनी में बंधे हुए थे, वो आदमी अपने साथ अंश और आशी को भी लेकर आता हुआ दिखा। वो आया और अमृता से बोला, क्या हाल मैडम? अमृता मुस्कुरा हुए बोली, एकदम बढ़िया रॉबर्ट। रॉबर्ट ने अंश और आशी को एक साथ एक एक हाथ से उठा रखा था। उसने अमृता को आशी और अयांश और अंश दे दिया और फिर बोला, प्लानिंग और प्लॉटिंग में एकदम एक्सपर्ट हो गई है मैडम। अमृता बोली, क्या करे रॉबर्ट, जब सोचती हूँ अब सब कुछ ठीक होगा और मैं एक नॉर्मल दी जिंदगी जी पाऊंगी, तभी कोई ना कोई परेशानी आकर सामने खड़ी हो ही जाती है। ये बोलते हुए वो आशी के सिर पर हाथ फेर रही थी। वही आशी अभी अमृता के गले में हाथ डाले उससे चिपकी हुई थी। अमृता गहरी सांस लेते हुए आगे बोली, खैर वो सब छोड़ो, थैंक यू सही टाइम पर आने के लिए। अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो शायद आज ये सब कुछ नहीं हो पाता। रॉबर्ट बोला, क्या मैडम आप कब से मुझे थैंक यू बोलने लगी? अमृता बोली, अच्छा इनसे मिलो, ये है। वो आगे कुछ बोलती कि रॉबर्ट बोला, एंश सिंघानिया, अरे इन्हें कौन नहीं जानता। अमृता यांश की तरफ देखकर बोली, हम फिर आप इनसे मिलिए, ये है रॉबर्ट जिन्हें युग भाई हमारे सर पर छोड़कर गए हैं ताकि ये हमारी निगरानी कर सके। अमृता की बात सुनकर सिंध ने रॉबर्ट को देखा और उससे हैंडशेक करते हुए हेलो कहा। रॉबर्ट ने भी एक स्माइल के साथ हेलो कहा। अयांश बोला, चलिए अब हमें चलना चाहिए। अमृत ने भी सहमति में सिर हिलाया और आयंश के साथ आगे बढ़ गई। अमृता, आयंश, आशी और अंश चारों कार में बैठे और अयांश ने कार ड्राइव करना शुरू किया।
रास्ते में ड्राइव करते हुए बार बार आयंश की नज़र बैक सीट पर आशी और अंश के साथ बैठी अमृता पर आ रहा, जो दोनों बच्चों को अपनी गोद में सुला रही थी। अयांश आज अमृता का शुक्रगुजार था, क्योंकि आज सिर्फ अमृता की वजह से वो अपने पूरे परिवार को बचा पाया। आर याद करने लगा कि कैसे उसे अमृता का मैसेज मिला था। चैप्टर 44। अमृता ने उससे मैसेज किया था कि घर वालों को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है और गन पॉइंट पर बाहर की तरफ ही ला रहे हैं। आप बॉडीगार्ड को दूर कहीं रुकने को कहना। शायद हो सकता है कि बॉडीगार्ड्स को देखकर वो लोग किसी घर वाले को हट कर दे। हो सके तो आप किसी तरह से उनका ध्यान बटा दे, ताकि मैं अंश और आशी को मंदिर से बाहर किसी सेफ जगह पर लेकर जा सकूं। अयांश ने जब ये मैसेज देखा तो वो एक पल को घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और शायद जिंदगी में पहली बार अयांश को अपने मंदिर न जाने पर अफसोस हो रहा था। पर वो जानता था अमृता ने अगर कोई प्लान बनाया है तो उस पर और उसके प्लान पर भरोसा करना ही एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसके पास भी इस सिचुएशन से निकलने का कोई आइडिया नहीं था। पर जैसे जैसे अमृता ने अपना प्लान कंटिन्यू किया, जिस तरह से गिंडो के माइंडसेट से खेला, जिससे पूरा सिंघानिया परिवार बिना किसी खरोच के उनसे बच भी गया और सही सलामत सभी के सामने खड़ा था। फिर सरकार को अपनी बातों में उलझाया ताकि उनके जो बॉडीगार्ड दूर किसी जगह खड़े थे उन्हें आने का थोड़ा टाइम मिल जाए। अमृता का अपने आप को इस परिवार की ढाल कहना और ये कहना कि वो हमेशा इस परिवार के आगे खड़ी रहेगी, अयांश के मन को बहुत गहराई तक छू गया था। वो अब भी ड्राइव करते हुए फ्रंट मिरर से अमृता को ही देख रहा था। वही अमृता सीट पर बीच में बैठी थी। एक तरफ से अंश ने उसकी गोद में सिर रखा था तो दूसरी तरफ से आशी ने। दोनों उसकी गोद में दुनिया जहां का सुकून लिए सो रहे थे, और अमृता तो बस कुछ सोचते हुए उन दोनों के सिर में हाथ फिरा रही थी। वही मंदिर के बाहर वाले ग्राउंड में रॉबर्ट अमृता और अयांश के जाने के बाद भी अब तक वही खड़ा था, जहां वो पहले खड़ा होकर अमृता से बात कर रहा था। शायद वो किसी बहुत गहरी सोच में डूबा था। वो यहाँ सिर्फ अमृता की वजह से आया था। अमृता ने उसे भी अयांश की तरह ही मैसेज किया था कि पूरी फैमिली खतरे में है, तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, टीम रेडी रखना। और हाँ, जल्द से हॉल मंदिर के पीछे वाले दरवाजे के पास आओ और अंश और आशी को किसी सेफ जगह लेकर जाओ। इन ख्यालों से बाहर आकर वो आठ अकीनीप ने आपसे बोला, आप अब भी नहीं बदछे हिली। वही जज्बा, वही तरीका और वही यूहू ममद जो 6 की वेती थी, जो 4 हिंद 8 व्यू के 191 जैकेहू 127 BG 85 YU2 FHUY आपको बिल्कुल उनकी तरह बनाती है। वो भी तो ऐसे ही थे। जब भी लगे कि हाथ उठाने की जरूरत नहीं है तो कभी अपने हाथों से बात नहीं करते, पर जब भी बात अपने परिवार या किसी अपने की हो तो आप भी उनकी ही तरह अपनी जान की बाजी लगा देती है। काश कि वो होते आपको देखने के लिए, तो शायद आपकी हिम्मत और बहादुरी देखकर आपकी सबसे पहले तारीफ करने वाले वही होते। आपकी बातें, आपकी लड़ाई, ये तक कि बोलने के तरीके में भी हमें वो जिंदा दिखते हैं। वो सब कुछ सोच ही रहा था कि एक हवा का झोंका आता और उसे अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला और अपनी कार लेकर निकल गया। अभी उसे बॉस और सरकार दोनों को उनकी सही जहमगाह दिखानी थी। सिंघानिया हाउस। अयांश की गाड़ी सिंघानिया हाउस पहुंची। पास आज कोई भी नजर रखता हुआ एक भी स्पाई घर के आसपास नहीं दिखा। कार से अतांश उतरा और बैक सीट पर जाकर उसने से रहे अंश को गोद में ले लिया। फिर अमृत उतरी, जिसकी गोद में आशी थी। दोनों एक साथ कदम से कदम मिलाते हुए घर के अंदर आए। हॉल में तो कोई नहीं दिखा, शायद सभी अपने अपने कमरे में जाका में थोड़ा आराम कर रहे होंगे। अमृता किचन में खड़े कुक को जाकर लंच का मेनू बताकर आई तो अयांश अब भी वही खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। अमृता उसे देखकर थोड़ा शौक हुई पर कुछ बोली नहीं और फिर से उसके साथ ऊपर कमरे की तरफ बढ़ गई। दोनों कमरे में आए अंश और आशी को बेड पर लेटा दिया। अयांश सीधा जाकर सोफे पर पसर गया और अमृता उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने साइड टेबल पर रखे जग से पानी निकलकर एक ग्लास में अयांश को दिया। अयांश ने एक नज़र उसे देखकर पानी पिया और ग्लास वही सामने वाली टेबल पर रख दिया। अमृता बच्चों के साथ ही बेड पर लेट गई। वो थक गई थी तो उसकी जल्द ही नींद लग गई। अयांश भी थक गया था, वो भी चेंज करके आया और बेड पर लेट गया। बेड पर एक साइड अमृता थी, एक साइड अयांश और बीच में अंश और आशी। अयांश थक गया था पर अब तक यूज नींद नहीं आ रही थी। वो बस एक तक ऊपर सीलिंग को घूर रहा था। उसके मन में काफी सारे सवाल उनड़ रहे थे, पर अभी शायद उन सवालों का जवाब मिलने का सही समय नहीं आया था। कुछ देर ऐसे ही सीलिंग को घूरने के बाद अयांश करवट बदलता है और अपना चेहरा अमृता, अंश और आशी की तरफ कर लेता है। उन तीनों को देखते हुए अयंश को भी नींद आ ही जाती है। गायत्री जी और हर्षवर्धन जी का कमरा। हर्षवर्धन जी और गायत्री जी में किसी बात को लेकर गहरा विचार विमर्श हो रहा था।
गायत्री जी बोली, आप चाहे उन्हें कुछ बताए या ना बताए, पर जैसे जैसे ये अतीत का साया हमारे आज में दस्तक दे रहा है, वैसे वैसे वो दोनों भी इस राज के बारे जान जाएंगे। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि ये दुश्मन कुछ साल पुराना नहीं बल्कि खानदानी है, उस दिन हमारा बरसों से छिपाया राज भी सामने आ जाएगा। हर्षवर्धन जी बोले, तो तुम्हें क्या लगता है गायत्री, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे। भूलिए मत, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ही हम आज यहाँ दिल्ली में हैं। इस राज पर से देसे पर्दा उठेगा, वैसे ही सबको पता चल ही जाएगा वो सालों पहले का राज। पर उससे पहले हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अपने परिवार को उस मुसीबत से बचा पाए। कहीं एक पुरानी नक्काशी वाले हवेली के किसी कमरे में एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा अपनी रोटेटिंग चेयर को इधर से उधर मूव करते हुए अपने सामने खड़े आदमी की बात सुन रहा था। अंधेरे की वजह से इस आदमी का चेहरा या हुलिया कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके ही सामने एक आदमी खड़ा था जिसने धोती कुर्ता पहना हुआ था और सिर पर पगड़ी लगाई हुई थी। सामने खड़ा आदमी बोला, हुकुम, इस बार भी वो सब बच गए। और जैसे ही उसकी जबान अटकी और बोलना टुका, उस आदमी ने भी अपनी रोटेटिंग चेयर को इधर से उधर घुमाना बंद कर दिया और बोला, और क्या? सामने वाला आदमी बोला, हुकुम, उन्होंने सरकार को भी पकड़ लिया है। सुनने में आया है इस सब में उस सिंघानिया खानदान के बेटे के साथ वो उसकी बीवी का भी हाथ है। दोनों ने मिलकर सरकार को उलझाकर पकड़ लिया है। अभी तक ये पता नहीं हाला है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। अंधेरे में हुकुम बोला, लगता है सिंघानिया परिवार को एक और रक्षक मिल गया है, तो क्यों न इस बार इस रक्षा कवच पर ही वार किया जाए। देखते हैं कितनी मजबूत है इस बिग भी। तो क्या लगता आप सबको, कौन है ये इंसान और क्या दुश्मनी हो सकती है इनकी सिंघानिया के साथ? आखिर अब कौन सा वर करने वाला है ये, और क्या अमृता इस बार से बचा पाएगी सबके? चैप्टर 45। कुछ एक घंटे बाद हर्षवर्धन जी, गायत्री जी, विशाल भैया, सुहानी भाभी और साहिल सभी सोफे पर हॉल में बैठे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। शायद आज की हुई घटना का असर उन सब पर काफी गहरा हुआ था। सभी किसी गहरी सोच में डूबे हुए थे। शायद डर उनके मन में बैठ चुका था। अमृता और अयांश कुछ देर में नीचे आए। अंश और आशी ऊपर कमरे में सो रहे थे। अयांश और अमृता ने एक दूसरे को देखा और फिर पूरे परिवार को। सभी के डरे हुए चेहरे देखकर दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सबके सामने जाकर खड़े हो गए। अमृता ने कहा, क्या हुआ है, आप सबको इस तरीके से यहाँ पर क्यों बैठे हैं? गायत्री जी उन दोनों को इतना नॉर्मल देखकर बोली, हमें छोड़ो, तुम दोनों को क्या हुआ है? आज इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों हो कि ऐसे खड़े हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आयंश बोला, वह माँ, मैं सोच रहा था कि पहले कुछ खा ले फिर बातें करते हैं। मेरे हिसाब से सभी को भूख भी लगी होगी और मुझे ऑफिस जाना है और एक अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। गायत्री जी उसे देख थोड़ा गुस्से में बोली, आज इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अभी मीटिंग की पड़ी है? आज तुम कहीं बाहर नहीं जाओगे? तुम क्या आज घर में से कोई भी कहीं भी बाहर नहीं जाएगा? अयांश बोला, पर ऐसे कैसे चलेगा? अगर कोई बाहर नहीं जाएगा तो ऑफिस काम सब रुक जाएगा। गायत्री जी बोली, वह सब कुछ मैं नहीं जानती, मैंने कह दिया ना कि आज कोई बाहर नहीं जाएगा तो मतलब कोई बाहर नहीं जाएगा। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? काम काम होता है। मानती हूं कि वह जरूरी है, पर जिंदगी से जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर जान होगी तब तो काम करोगे ना। आज देखा नहीं, सबकी जिंदगी दांव पर लगी थी। अगर किसी को कुछ हो जाता तो सोचा है क्या होता? अयांश बोला, कुछ हो जाता तब ना, हुआ तो नहीं ना। देखो हम सब सही सलामत है, किसी को एक खरोच तक नहीं आई है। सब यहाँ पर खड़े हैं और आगे भी इसी तरीके से सुरक्षित खड़े होंगे। आप भरोसा तो करो। गायत्री जी बोली, अयांश तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे हो? मैंने कह दिया ना कि आज कोई बाहर नहीं जाएगा तो मतलब कोई बाहर नहीं जाएगा और तुम इसके आगे मुझसे कोई बहस नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम। मजबूरी में अयांश अपना सर हिलाते हुए बोला, माँ, कसम देने जैसी क्या बात थी? हर चीज में कसम देने से बात नहीं बनती और कभी ना कभी तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा ना। कसम देने से या एक दिन घर में रुक जाने से खतरा टल तो नहीं जाएगा। गायत्री जी ने उसे अपनी आंखों में आंसू भर के देखा तो अयांश बोला, ठीक है, कर लीजिए अपनी मनमानी। नहीं कह रहा मैं कुछ। हर बार इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी बात मनवा लेती है, पर मैं बता रहा हूं, ये आखिरी बार है, अगली बार से मैं कोई बात नहीं मानने वाला। ये बोलकर वह सोफे पर गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ गया और उसने धीरे से अमृता को देखा। दोनों की आंखें मिली और जैसे आंखों ही आंखों दोनों में कुछ बात हुई। अमृता ने आंखें झपकाकर इशारा किया और थोड़ा आगे बढ़कर गायत्री जी के पास खड़ी हो गई और बोली, माँ, वह मैं कह रही थी कि
अमृता आगे कुछ कहते कि गायत्री जी उसे बीच में टोकते हुए बोली, तुम तो अयांश की तरफदारी करने की हिम्मत भी मत करना। मैं जानती हूं कि तुम पक्का इसी की तरफ से कुछ न कुछ बोलोगी। मानती हूं काम जरूरी है, लेकिन इसे भी तो समझना चाहिए कि अभी हम सब के सर पर खतरा मंडरा रहा है, और यह है किससे मीटिंग की, इसे पड़ी है मीटिंग की। अरे काम के अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जिंदगी में करने के लिए। यहाँ आज हम सब के सर पर खतरा मंडरा रहा है, सभी लोग डरे हुए हैं। कब कहाँ से कौन सा खतरा हम सब पर आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसे बोलते हुए उनका गला रूंध गया, आंखों से आंसू बहने लगे। अमृता ने उनकी हालत देख उन्हें कंधों से पकड़ सोफे पर बिठा दिया और फिर पानी का एक गिलास उनकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, माँ आप शांत हो जाए प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनिए। इस तरीके से रोने से कुछ होगा क्या? अगर होता है तो फिर रो लीजिए, मैं नहीं रोकूंगी आपको। अगर इस प्रॉब्लम का सलूशन रोने से निकलता है तो हम सब आपके साथ रोएंगे। अमृता की बात सुन और पानी पीने के बाद कुछ देर में गायत्री जी शांत हुई। अमृता को देखते हुए बोली, बेटा अब तुम ही इसे समझाओ ना कि काम जरूरी है, लेकिन आज के लिए छोड़ दे प्लीज। यह मेरी बात नहीं सुन रहा, पर तुम्हारी बात तो सुनेगा ना। एक बार कोशिश करो, इससे बोलो ना कि आज के लिए रुक जाए मेरे लिए। अमृता उनकी बात सुन कुछ पल सोचती रही और फिर आयांश की तरफ देख थोड़ी आंखें बड़ी करते हुए बोली, माँ की बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? वो कितने प्यार से कह रही हैं कि आज के दिन रुक जाए, एक दिन ऑफिस नहीं जाएंगे तो ऑफिस का काम बंद हो जाएगा, रुक जाए ना प्लीज। अपने एक्सप्रेशंस ऐसे बना लिए जैसे वह यहां से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज उसकी बात पर हामी भर दे। उसके इशारे खूब अच्छे से समझ रहा था। उसने भी हमें सिर्फ लाते हुए कहा, ठीक है बाबा नहीं जा रहा हूं, मैं कहीं यही हूं आज घर पर, अब खुश। हर्षवर्धन जी बोले, गायत्री इस तरीके से रोने से या एक दिन किसी के काम पर ना जाने से खतरा टल नहीं जाएगा, तुम्हें ये बात समझनी होगी, खतरा है तो सामना करना पड़ेगा। गायत्री जी उनकी बात पर उन्हें आंखें दिखाते हुए बोली, आप चुप रहिए, मैं सब जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि एक दिन किसी के काम पर ना जाने से खतरा टल नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं घुमाऊं, इन सब की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहे, जैसे भी हाल में रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। एक दिन अगर ये लोग मेरे पास मेरी खुशी के लिए रह जाएंगे तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? उनकी बातें सुन सभी को समझ आ रहा था कि उनके दिल में आज की घटना को लेकर कितना गहरा डर बैठ गया है। वह बस किसी अपने को खोने से डर रही थी। साहिल, सुहानी भाभी और विशाल भैया तो कुछ भी नहीं बोले, वो लोग तो बस अपनी ही उधेड़बुन में खामोश से बैठे हुए थे। गायत्री जी की बात सुन हर्षवर्धन जी भी कुछ खामोश हो गए। उन्होंने भी अब आगे बोलने सही नहीं समझा। अमृता ने उन्हें आंखें झपका कर चुप रहने का इशारा किया और गायत्री जी के पास सोफे पर अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोली, अगर आप चाहती हैं कि आज घर से कोई बाहर न जाए तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि कोई घर से बाहर नहीं जाएगा, हम सब यहीं पर है। पर माँ मुझे एक बात बताए, आज अगर घर के बाहर हमला हुआ है तो क्या कल वो लोग घर के अंदर हमला नहीं कर सकते? आज घर के अंदर बैठे हैं, लेकिन क्या हम कल घर के बाहर नहीं निकलेंगे? हमले होना, जिंदगी में मुसीबत या ना उतार चढ़ाव आना, दुश्मन होना, सब बहुत कॉमन चीज है। आप बताइए किसके दुश्मन नहीं होते हैं? जिनके पास सफलता होती है उसके दुश्मन होते हैं, उससे से दुश्मनी होती है। मैं नहीं जानती कि आप इतना ज्यादा क्यों डर रही हैं, पर मैं इतना जरूर जानती हूं कि अगर हम लोग आज जहां पर डर कर बैठ गए, अपनी हिम्मत हार गए ना, तो पूरी जिंदगी इसी तरीके से इसी डर के साए में निकालेंगे। आपको क्या लगता है ये सब कुछ सरकार का किया धरा था? नहीं, वह सरकार तो बस एक प्यादा था, सिर्फ एक मोहरा था जिसे कोई और अपने हाथों की कठपुतली बना करना चाह रहा था। मानती हूँ कि आज हमला हुआ, लेकिन किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना। हम लोग हैं, हम सब एक दूसरे की ढाल बनकर हमेशा एक दूसरे के सामने खड़े हैं, किसी को कुछ भी नहीं होगा। फिर उनका हाथ छोड़ खड़ी खड़ी होकर सुहानी भाभी, विशाल भैया, साहिल, गायत्री जी और हर्षवर्धन जी पांचों को देखते हुए आंखों में एक अलग ही गहराई लिए बोली, आप सबको पता है जिंदगी ना ऐसी ही होती है। दोस्त बनते हैं, दुश्मन बनते हैं, कुछ वफादार लोग मिलते हैं, कुछ धोखेबाज लोग मिलते हैं, लेकिन कुछ धोखे मिलने से या कुछ दुश्मन बन जाने से हम लोग अपनी जिंदगी जीना तो बंद नहीं कर सकते ना। जिंदगी में तो लोग आते हैं जाते, लेकिन जिंदगी नहीं रुकती। आप लोगों को पता है जब एक बार वक्त बीत जाता है ना और इंसान अपनी आंखें बंद कर अपने पुराने सबसे सुनहरे दिनों को याद करता है, तो उसके आगे जो आता है ना, वो उसके परिवार और दोस्तों के साथ बिताई यादें होती है। ये याद उसकी सबसे अच्छी और खास यादें होती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान डर के साए में जीता है ना, तो उसकी यादों में भले ही उसके दोस्त और परिवार हो या ना हो, पर वो डर की वजह और उससे जुड़ी हर याद जरूर होती है। आप सब की यादों में भी यही चीजें आगे आएगी जब आप आज से 10 साल बाद सब कुछ याद करेंगे। डर के साए में जिंदगी बिता सकते हैं, लेकिन जी नहीं सकते। इतनी बोलकर वो चुप हो गई। उसके चुप होते ही पूरे हॉल में चुप्पी छा गई।
पर काफी देर तक जब सभी चुप रहे तो वो अपने आप से बोली, ओ गॉड, कहीं मोटिवेट करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही ज्ञान तो नहीं झाड़ दिया। प्लीज बस कुछ भी हो इनके मन से ये डर निकाल कर थोड़ी सी हिम्मत दे देना। सुनाही भाभी जो कब से नजरें झुकाए बैठी थी वो कोनी नजर उठाकर बोली, अमृता मुझे अपनी तरह लड़ना सिखाओगी? अमृता उसकी बिक सुन आश्चर्य में उसकी तरफ देखने लगी। तो सुहानी भाभी फिर से बोली, बोलो सिखाओगी न मुझे, जिससे मैं दोबारा कभी किसी भी गुंडे के सामने इस तरह बेसहारा या अभला बनकर न खड़ी रहूं बल्कि उन्हें करारा जवाब दे सकूं। उसकी बिक सुन अमृता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही साहिल और विशाल भैया भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते थे। गायत्री जी बोली, हम भी लड़ना सीखना चाहते हैं। साहिल बोला, माँ आप? गायत्री जी उसे आंखें दिखाकर बोली, क्या आप? हर्षवर्धन जी बोले, भाई ऐसा है तो सीखना तो हम भी चाहेंगे। विशाल भैया बोले, पापा आप भी? हर्षवर्धन जी बोले, क्या आप भी? विशाल भैया थोड़ा हकलाते हुए बोले, वो मेरा मतलब इस उम्र में आप और माँ। उसने इतना कहा था कि हर्षवर्धन जी बोले, क्या मतलब है आपका? हम बूढ़े हो चुके हुई और ये लड़ाई बड़ी हमारे बस की नहीं है। विशाल भैया हकलाते हुए बोले, हाँ नहीं वो मेरा मतलब है। गायत्री जी बोली, रहने दीजिए हम सब समझते हैं। अब तो साहिल और विशाल भैया की हालत खराब हो गई और बाकी सब इनके हालत पर हंस रहे थे लेकिन मन में यह मुंह दबाकर। अब की बार अयांश बोला, तो ठीक है फिर कल से सभी सुबह 4 बजे उठकर गार्डन में आएंगे और सेल्फ डिफेंस सीखेंगे, जिससे अगर आज की ही तरह आगे कभी कोई भी मुसीबत आई तो हम सभी उसका डटकर सामना कर सके। सभी ने उसकी बात पर हामी भरी। चैप्टर 46। ये सब कुछ ऊपर खड़ा विवेक देख रहा था। विवेक ने अमृता को देखते हुए कुछ सोचते हुए कहा, पता नहीं क्या इस लड़की में हर बार पता नहीं कैसे अपनी बातें मनवा लेती हैं। मुझे आज भी याद है जब 3 साल पहले यही सब कुछ हुआ था। तब सबके मन में इतना डर बैठ गया था कि करीब 1 हफ्ते तक गायत्री आंटी ने किसी को भी बाहर निकलने तक नहीं दिया था और न ही किसी और ने बाहर जाने की कोशिश की। लेकिन इस लड़की ने तो गायत्री आंटी का मन इतनी आसानी से चेंज कर दिया और सभी घरवाले के अंदर का डर इतनी आसानी से निकाल दिया कि ना सिर्फ ये सब बाहर हिम्मत से जाने को तैयार हो गए बल्कि अपने आप की सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस भी सीखने के लिए मान गए। मानना पड़ेगा इसमें कुछ तो खास है, कुछ अलग है। पर पता नहीं क्यों मुझे इस लड़की को देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ तो है जो हम सब से छुपा रही है, या सबसे नहीं पर मुझसे छुपा रही है। पता नहीं सच है या वहम, पर जब भी लड़की सामने आती है तो ऐसा क्यों लगता है कि यह मुझसे बचने की कोशिश कर रही होती है। जब से इस घर में आया हूँ सीधे मुंह बात करना तो छोड़ो, मुझसे बात तक नहीं करती। ये सब सिर्फ एक मजाक की वजह से तो नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कुछ और ही वजह है। लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी हो बात तो इन्हें मुझसे से करनी ही पड़ेगी और मैं पता लगा कर रहूंगा कि यह आखिर मुझसे छुपा क्या रही है। आखिर अब मेरे मकसद तक पहुंचने के लिए मुझे इनकी मुद्दा चाहिए तो कुछ भी करके मैं इन्हें माना ही लूंगा मदद के लिए। पर जो भी हो अभी तो मैं इसका शुक्रगुजार हूं कि इसने मेरे दोस्त और उसको घरवालों को एक नई जिंदगी दी है। वो फिर से नीचे देखने लगता है जहां अमृता और अयांश सभी के साथ सोफे पर बैठे होते हैं। तभी साहिल के पेट से आवाज आती है, गुड 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 गुड, और उन सभी की निगाहें उसकी तरफ चली जाती है। आवाज सुनकर साहिल अपना पेट पकड़ लेता है और सभी की तरफ देखता है तो पता है कि सभी उसे ही बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे हैं। तो वह खिसियानी हंसी हंसते हुए कहता है, वह ऐसे क्या देख रहे हैं? आप सब भूख लगी है मुझे। माँ ने सुबह से कुछ भी पूजा के नाम पर खाने नहीं दिया और अभी भी हम सब यहाँ पर इस तरीके से बैठ कर के बातें कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, कुछ खाने को दे दीजिए मुझे, वरना मेरे पेट में चूहे जो कबड्डी खेल रहे हैं ना वह कबड्डी का मैच छोड़ करके बाहर आ जाएंगे। साहिल की बात सुनकर सभी घरवाले हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में जहां कुछ समय पहले तक वहां टेंशन का माहौल था, अब हंसी खुशी सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। सभी के मन में जो एक डर बैठा हुआ था आज के हादसे को लेकर वह कहीं दूर हो गया था और जो थोड़ा बहुत डर बाकी था वह भी जल्दी निकल जाएगा। सुहानी भाभी साहिल की बात सुनकर कहती है, ओ नो, सो सॉरी साहिल भैया, आज इतना सब कुछ हुआ ना कि मैं भूल ही गई कि खाना भी बनाना है। फिर हाल में लगी बड़ी सी घड़ी को देखते हुए बोली, अभी तो 3 बजे बज गए हैं और किसी ने कुछ भी नहीं खाया है, मैं अभी किचन में जाकर कुछ बनाती हूँ। उसने अभी इतना कहा ही था कि साहिल अपना पेट दोबारा से पकड़ते हुए बोला, खाना बनने में बहुत टाइम लगेगा, इतनी देर में तो मेरे पेट में चूहे सुसाइड कर लेंगे। उसकी बात सुनकर सभी में माथा पीट लिया। सभी जानते थे कि साहिल से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उसकी बात सुनकर सुहानी भाभी कहती है, साहिल भैया आपको खाना बनने तक तो वेट करना ही पड़ेगा ना, पर तब तक आपके पेट के चूहों से बोलिए कि थोड़ा सब्र करें। ये बोलकर जैसे की तरफ जाने लगती है। अमृता खड़े होकर कहती है, 1 मिनट, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो सुहानी भाभी बोली खाना बनाने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो अमृत बोली नहीं, खाना बनाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुहानी भाभी बोली तो क्या तुमने खाना ऑर्डर किया है, पर ऑर्डर आने में भी तो टाइम लगेगा। अमृता बोली नहीं भाभी, मैं खाना ऑर्डर नहीं करा है, वह मैंने कुक से बोल दिया था खाना बनाने को, कभी तक तो खाना रेडी भी हो गया होगा, मैं बस लगवा देती हूँ। और अगर आपको कुछ करना ही है तो आप चलिए मेरी हेल्प कीजिए। जब उसने कहा तो सुहानी भाभी बोली अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वरना मुझे तो लगा था कि जब तक खाना बनेगा साहिल भैया के पर के चूहे सुसाइड कर लेंगे, पर चालू तुमने उन्हें सुसाइड करने से बचा लिया। उसकी बात पर अमृता हंसने लगी और बाकी सभी उन दोनों देवरानी जेठानी को देख रहे थे। अमृता बाकी सबको देखकर बोली आप सब चलिए डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं और भाभी खाना लगाते हैं। अमृता और सुहानी भाभी वहां से खाना लेने किचन में चली गई। बाकी सभी डाइनिंग टेबल की तरफ चले गए। डाइनिंग टेबल पर सभी के बैठने के बाद गायत्री जी हर्षवर्धन जी की तरफ देखते हुए बोली ली सिंघानिया परिवार की बहुएं में कितनी जिम्मेदार है। सुहानी पहले कितनी अकेली सी पड़ गई थी, लेकिन अमृता के आने के बाद से उसका भी हाथ बढ़ जाता है और उसका भी मन लगा रहता है। हर्षवर्धन जी बोले गायत्री तुम सही कह रही हो, सिंघानिया परिवार की दोनों बहुएं बहुत जिम्मेदार और समझदार है। अयांश अपनी आंखें इधर उधर दौड़ाते हुए बोला सब लोग तो यहीं पर है, लेकिन विवेक दिख नहीं रहा, कहाँ गया वो। विशाल भैया बोले पता नहीं, जब से सब लोग नीचे आए हैं तब से तो नहीं दिखा, कहीं यह अपनी ड्यूटी पर तो नहीं चला गया। विवेक आते हुए बोला अरे भाई मैं यहीं पर हूँ, बॉस एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो उसी को अटेंड कर रहा था। अयांश बोला अरे अच्छा हुआ तू आ गया, चल बैठ कुछ खा लेते हैं, अभी खाना आता ही होगा। विवेक बोला हाँ भाई मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, और यह बोलते हुए वह बैठ गया। थोड़ी देर में अमृता और सुहानी भाभी बाउल अपने हाथ में लेते हुए आई, उनके पीछे कुछ नौकर भी अपने हाथ में खाने के लिए प्लेट्स वगैरह लेकर आए। सुहानी भाभी और अमृता ने खाना लगाया, सभी को सर्व किया। सुहानी भाभी खाने के लिए अपनी सीट पर बैठ गई, वही अमृता आने के लिए बैठने के बजाय मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। उसे टोकते हुए गायत्री जी बोली अमृता कहाँ जा रही हो, खाना तो खा लो। अमृता पीछे मुड़कर उन्हें देखते हुए बोली वो माँ अंश और आशी कमरे में सो रहे हैं, अभी उन्हें उठा देती हूँ, उन्होंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा लेंगे तो ठीक रहेगा। उसकी बात सुन गायत्री जी बोली अरे हाँ, इन सारी चीजों में हम बच्चों को तो भूल ही गए थे, वो दोनों ठीक है ना, और मंदिर में इतना सब कुछ हुआ, मेरा मतलब। इतना बोलकर रुक गए। अमृता उनके बात समझते हुए बोली वह दोनों ठीक है, मैंने उन्हें सही टाइम पर ये सब कुछ होने से पहले ही मंदिर के बाहर सेफ जगह पर पहुंचा दिया था। उन्होंने आज जो कुछ भी हुआ उसमें से कुछ भी नहीं देखा, और हो सके तो प्लीज आप सभी उनके सामने इन सारी चीजों का जिक्र मत कीजिए। दोनों बच्चे हैं, बहुत ज्यादा डर जाएंगे अगर उन्हें सब कुछ पता चला, और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों को ये सब पता चले। और ये बोलकर वो चुप हो गई। उसकी बात समझते हुए सभी ने अपने सर हाँ में हिलाए और अमृता फिर से मुड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। सीढ़ियों से होते हुए ऊपर वाले फ्लोर पर गई और अंश के रूम का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर जाकर देखा तो अभी रूम की डिम लाइट ऑन थी और उनके पर्दे बंद थे, और हल्की रोशनी में बेड के बीच में दो बच्चे आराम से सो रहे थे। अमृता ने उन्हें देखकर एक स्माइल की और फिर जाकर के उनके रूम के पर्दे खोल दिए। रोशनी जैसे ही कमरे के अंदर आई, अंश और आशी ने अपने चेहरे चद्दर के अंदर छुपा लिया, जिसे देख अमृता को हल्की सी हंसी आ गई। वह दोनों के पास गई, चादर उनके मुंह से थोड़ा नीचे करते हुए बोली अंश आशी चलो दोनों जल्दी से उठ जाओ, देखो कितना टाइम हो गया है। उसकी बात सुन अंशु आशी ने आंखें तो नहीं खोली पर दोनों की पलकें हिली, जिसे देख अमृता समझ गई कि अंश और आशी जग चुके हैं, पर उसके सामने अभी भी सोने का नाटक कर रहे हैं। और फिर कुछ सोचते हुए दोनों के सर सहलाते हुए देखो प्लीज उठ जाओ आप दोनों ने कुछ भी नहीं खाया है, शायद आप डॉन्ट को तो भूख नहीं लग रही होगी, आप दोनों को तो पता नहीं, पर मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। आप दोनों नहीं उठे और आप दोनों खाना खाने नहीं चले तो मैं आप दोनों के फेवरेट आलू के पराठे आपके साहिल चाचू को खिला दूंगी। जैसे ही उसने ये कहा अंशु आशी ने तुरंत अपनी आंखें खोलकर उठ गए और उसके गले लगते हुए बोले हमारे पराठे आप किसी को नहीं दोगी, हमारे पराठे हम ही खाएंगे। अमृता उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए बोली ठीक है, आप दोनों के पराठे कोई नहीं खाएगा, लेकिन चलिए फिर फटाफट से फ्रेश होकर निगे डाइनिंग टेबल पर चलिए, सभी लोग वहीं पर है और आपका वेट कर रहे हैं। बच्चे अमृता की बात पर हामी भरते हैं और अमृता उन्हें हेल्प करती है। देर में तीनों नीचे आते हैं। अमृता ने अंश और आशी का एक एक हाथ पकड़ रखा था। सीढ़ियों पर से घर वाले उन्हें नीचे आते हुए देखते हैं तो सभी के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ जाती है।
क्योंकि अंश और आशी अमृता से बातें कर रहे थे, हंसते मुस्कुराते, जिसे देखकर सभी को पता चल जाता है कि आज की घटना राशि ने नहीं देखी, वरना सभी के दिल में ये डर था कि कहीं अगर यह सब कुछ देख लिया होता तो उन लोगों पर तो काफी गहरा असर पड़ता, क्योंकि आज की वारदात के बाद तो वह सब डर गए थे। फिर अंश और आशी तो बच्चे थे, उन्हें ये यार देखकर काफी अच्छा लगा। अमृता ने अंश और आशी को कुछ भी पता नहीं चलने दिया था। हालांकि कैसे ये बात तो वो सब भी नहीं जानते थे। अमृतांशु राशि के साथ जैसी डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, आशी की नजर साहिल के प्लेट में आलू के पराठे पर पड़ गई। आशी अमृता का हाथ खींचते हुए बोली, जल्दी चलो मम, वरना सारे पराठे साहिल चाचा अकेले अकेले पराठे खा जाएंगे। आश की बात बाकी सभी की नजर साहिल पर जा रुकी। वही साहिल जिसने अपने मुंह में एक पराठे का टुकड़ा डाला हुआ था और दूसरा टुकड़ा अपने हाथ में लिए हुए था। वो आशी को फटी आंखों से देखने लगा। चैप्टर 47। साहिल अपने मुंह का निवाला खत्म करके बोला, आशी की बच्ची, तूने क्या मुझे भूख कर समझ रखा है जो मैं सारे के सारे पराठे अकेले खा जाऊंगा? उसे देखकर धीरे से बोली, उसमें लगने वाली क्या बात है, आप तो हो ही भुक्कड़, अपने आप से ही बातें करते देख। साहिल बोला, ये तू क्या बड़बड़ा रही है, जरा जोर से बोल। उसे देखा और फिर अपनी जबान दांतों तले दबाकर बोली, क्या मैंने क्या बोला? कुछ भी तो नहीं बोला। साहिल उसे घूरते में बोला, सब समझ रहा हूं मैं। अमृता उन दोनों की बातों को बीच में ही टोकते हुए बोलती है, अरे बस करिए आप दोनों, चलिए अब चुपचाप से खाना खा लीजिए। उसके इतना बोलते ही साहिल और आशी दोनों चुप हो जाते हैं। फिर अंश और आशी को खाना सर्व करके अमृता भी खाने के लिए बैठ जाती है। सभी का खाना हो जाता है और एक एक कर सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अयांश का रूम। अयांश के रूम में अयांश और विवेक दोनों बेड पर बैठे होते हैं और किसी सोच में गुम होते हैं। विवेक बहुत सोचने के बाद कहता है, तुझे क्या लगता है अमृता ने सरकार और उस गुंडों के बॉस को कहाँ रखा होगा? अयांश उसकी बात पर बोला, अगर मुझे ये पता होता कि उन्हें कहाँ रखा गया है तो मैं क्या तेरे साथ बैठकर उन दोनों का पता लगा रहा होता? विवेक बोला, अरे तेरी बीवी है और तुझे ही नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसकी बात सुन अयांश विवेक को घूरने लगा। विवेक बात संभालते हुए बोला, अरे तू बुरा क्यों मान रहा है? मेरा मतलब था कि वह तेरे साथ रहती है, इतने टाइम में तुम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए हो, तो ऑफकोर्स तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि उसके मन में और दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी बात सुनकर अयांश बोला, हाँ हम दोनों काफी टाइम से साथ रह रहे हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाए हैं, लेकिन मैं उनके दिमाग में घुसकर तो नहीं बैठा हूं, ना मुझे पता होगा कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। विवेक बोला, ये बात तो सच है, चल कुछ सोचते हैं कि उसने उन्हें रखा कहाँ होगा। अगर एक बार सरकार और वह गुंडों का बॉस मिल गया, हमें जरूर पता चल जाएगा कि वह लोग ये सब कुछ क्यों कर रहा है और किसके कहने पर कर रहे हैं। अयांश की बात सुनकर बोला, उन्हें ढूंढने से भी शायद हमें कोई फायदा नहीं होगा। उन लोगों को ये बात पता ही नहीं होगी उनसे ये सब कुछ करवा कौन रहा है। विवेक को सोचकर कहता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है। ज्यादातर ऐसे केसेज में हमेशा यही होता है कि या तो काम करवाने वाला फोन पर या किसी और सोर्स के थ्रू काम करवाने वाले से बात करता है। ऐसे फेस टू फेस सामने आकर बात करना काफी डेंजरस हो सकता है, तो टिकी कोई सबूत न मिले मास्टरमाइंड इतनी जल्दी सामने भी नहीं आता। अयांश बोला, हाँ अब आ गया ना तू अपने पुलिस वाले अवतार में। चाल अब अपना ये पुलिस वाला दिमाग लगा और सोचकर बता कि आगे क्या किया जाए। विवेक को सोचकर बोला, एक चीज कर सकते हैं। अयांश बोला, क्या? विवेक बोला, हम अमृता को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। अयांश की बात सुनते बोला, अरे तू पागल हो गया है क्या? अमृता जी को इस प्लान में शामिल करने का आइडिया बहुत बुरा है। विवेक बोला, क्यों, इस प्लान में क्या खराबी है? अयांश बोला, क्या खराबी है तुझे नहीं पता? अगर हम अमृता इस प्लान में शामिल करते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है और मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। विवेक बोला, जान तो उनकी तब से ही खतरे में आ गई है जब से वह सिंघानिया परिवार में शामिल हुई है। भूल मत, सबसे पहला अटैक इन पर ही हुआ था और वह आज गुंडों के सामने भी आई गई है। तो क्या गारंटी है कि जो कोई भी यह सब कुछ करवा रहा है वह अमृता को नहीं जानता होगा? नहीं, वो उसे जानता होगा, और अगर उन्हें पता चला कि इस सरकार और अनभाड़े के गुंडों को अमृता ने कहीं रखा है तो उसका सबसे पहला शिकार वो ही होंगी। अयांश अभी भी कुछ हिचकिचा रहा था। वह बोला, पर यार यह बहुत बड़ा रिस्क है। विवेक उसे समझाते हुए बोला, किस चीज में रिस्क नहीं होता यार? हर चीज में रिस्क होता है। ऐसे तो पंखे के नीचे बैठना भी रिस्क है। विवेक की ये बिक सुनकर अयांश उसे सवालिया नजरों से देखने लगा, तो विवेक आगे बोला, मान ले कोई पंखे के नीचे बैठा है और एकदम से पंखे का कोई नट बोल्ट ढीला हुआ और पंखा नीचे गिरा, उस आदमी के ऊपर गिरा,
तब तो उस बंदे की ऊपर की टिकट कट जाएगी। पर पंखे के गिरने के डर से क्या कोई पंखे के नीचे बैठना बंद कर देता है? उस क्विज एग्जाम्पल सुन के क्या अयांशु से देखने लगा तो विवेक बोला, यार मन जाना, इससे अलावा कोई एग्जाम्पल नहीं था मेरे पास तुझे समझाने के लिए। फिर वो कुछ सोचकर आगे बोला, और ऐसे भी आज वह गुंडों के सामने जिस तरीके से खड़ी हुई थी, जिस तरीके से सब कुछ डील कर रही थी, मैं इससे गारंटी के साथ बता सकता हूं कि वह कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो किसी से आसानी से डर जाए या हार मान ले। अयांश उसकी बात सुनकर अमृता की आज के किए एक्शन याद करते हुए बोला, वह तो मैं भी जानता हूं, वह किसी से नहीं डरती और ना ही तो हार मानने वालों में से है, लेकिन फिर भी। विवेक उसे कन्विंस करते हुए बोला, अगर तू जानता है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है तो तू क्यों इतना है सोच रहा है उसे अपने प्लान में शामिल करने में? अयांश बोला, पर यार अगर उन्हें कुछ हो गया तो? विवेक बोला फिर से, पार देख यार, जहां तक मैं अपने दोस्त को जानता हूं वो कभी कोई भी डिसीजन लेने में इतना टाइम नहीं ले, तो आज क्यों आज अमृता को बात आने पर तू इतना सोच रहा है? देख मैं तेरा दोस्त हूं, तुझे अच्छे से जानता हूं, चल अब सच सच बता कि क्या बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है। अयांश एक गहरी सांस लेते हुए सामने की दीवार पर जहां अमृता की बनाई हुई उसकी अंश और आशी की पोर्ट्रेट लगी हुई थी उसे देखते हुए बोला, उस पोर्ट्रेट को देख रहा है? उसकी बात सुनकर विवेक उस पोर्ट्रेट को देखने लगा। उस पोर्ट्रेट में तीनों बहुत खुश लग रहे थे। विवेक कुछ नहीं बोला पर अयांश आगे बोला, ये पोर्ट्रेट उन्होंने बनाई थी जब उन्हें अंश की नाराजगी के बारे में पता चला था। उन्होंने ये पोर्ट्रेट भी बालकनी में रखी थी अपनी बाकी की पेंटिंग्स के साथ। मैंने इसे देखा और मैंने जिद करके इसे फ्रेम करवाकर यहाँ लगवा दिया। जब मैंने उनसे पूछ किया कि उन्होंने ये पोर्ट्रेट तब कैसे बना दी आई जब अंश मुझसे और आशी से बात तक नहीं करता था, तब पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी चीज़ न्यू है जो इम्पॉसिबल हो, बस जरूरत है तो एक कोशिश करने की। और मैं इतना जानती हूँ अंश आपसे सिर्फ नाराज है और नाराजगी को दूर किया जा सकता है। ये बोलकर वो उस पेंटिंग पर हाथ फेरते हुए बोला, और देख उनकी कोशिश रंग लाए, आज अंश, आशी और मैं एक साथ है, खुश है बिल्कुल इस तस्वीर की तरह। और ये सारी खुशियां अंश और आशी के चेहरे की मुस्कान सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से है। तुझे पता है शिखा के जाने के बाद से मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता था, पर अब लगता है, डर लगता है कि कहीं किसी दिन अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अंश और आशी को कैसे संभालूंगा? उनके चेहरे की वो मुस्कुराहट कैसे उन्हें वापस दूंगा? और उन्हें उनकी मां कहां से वापस ला कर दूंगा? विवेक उसकी बातें सुनकर उसका डर, उसके इमोशन सब कुछ अच्छे से समझ रहा था। वो जानता था कि शिखा के बाहर उसके जीने का एक लौता मकसद और सहारा उनके बच्चे हैं, अंश और आशी है। पर फाइ भी वो एक और कोशिश करते हुए बोला, यार तू ठंडे दिमाग से सोच, तुझे क्या लगता है तेरे उन्हें इस प्लान में शामिल ना करने से वह सेफ रहेंगी? नहीं, खतरा उन पर तब भी रहेगा। तू जानता है ना कि सब जो कोई भी करवा रहा हुई उसकी लिस्ट में उनका भी नाम है, और इसके अलावा तूने देखा नहीं वो किस तरह बहादुरी के साथ सारी मुश्किलों का सामना कर रही थी, और उन्होंने कहा था कि इस परिवार के आगे वह हमेशा ढाल की तरह खड़ी रहेगी। तो तुझे क्या लगता है उनके दिमाग में कोई प्लान नहीं चल रहा होगा? उन्होंने सरकार को और उस गुंडे को बॉस को कहा रखा है, ये तो अब तक हम दोनों को भी नहीं पता। देख अयांश, मेरी बात मान, उन्हें भी हम अपने प्लान में शामिल करते हैं, कहीं इस ना हो कि हम कुछ करें और सेम उसी टाइम वो भी कुछ करे जिसके बारे में हमें कोई जानकारी ना हो, तब तो ये सब कुछ मैस हो जाएगा। अब अगर हमें एक दूसरे के प्लान के बारे में सब कुछ पता होगा तो हम लोग एक दूसरे की हड्डी कर पाएंगे, और अगर सामने वाला मुसीबत में होगा तो उसे बचाने के लिए भी कोई स्टेप ले पाएंगे। तू समझ रहा है ना कि मैं क्या कह रहा हूं? ये बोलते हुए उसने अयांश के कंधे पर अपना एक हाथ रख दिया। काफी समझने के बाद अयांश अपने में बोला, विवेक सही कह रहा है, जितना मैं अमृता को जानता हूं वह शांत रहने वालों में से जरूर है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक सामने वाला हमला नहीं कर रहा है। जिस दिन सामने वाले ने हमला कर दिया, हद पार कर दी, किसी अपने को चोट पहुंचा दी, उस दिन के बाद फिर उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद वह चुप नहीं रहेंगी। इससे अच्छा तो यही है कि हम तीनों साथ मिलकर कोई प्लान बनाएं। इस तरह से अकेले अकेले प्लान बनाने में खतरा भी है। अगर हम तीनों साथ मिलकर कोई प्लान बनाएंगे तो उन पर कोई मुसीबत आने से पहले ही मैं उनकी सेफ्टी का ख्याल रखूंगा, या उस समय में उनके साथ रह पाऊंगा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अयांश विवेक के देखते हुए बोला कि तो सही रहा है, तो मैं अमृता से बात करता हूं। विवेक लंबी सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड, इतनी लंबी चौड़ी बातचीत के बाद कम से कम इसे तो समझ आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वह सही है। अयांश ने उसकी बात पर उसे दूर कर देखा तो विवेक बोला, अच्छा वैसे ये अमृता है कहां पर?
अयांश बोला, और कहाँ होंगी? ऑफकोर्स अंश के कमरे में ही होगी। अंश और आशी दोनों के साथ में खेल रही होंगी या फिर तीनों बातें कर रहे होंगे। विवेक उसकी बात सुनकर उसे चढ़ाते हुए बोला, ओहो क्या बात है, बहुत कुछ पता है तुझे तो अमृता के बारे में। उसकी बात सुन अयांश ने उसे वार्निंग वाला लुक दिया तो सामने से विवेक ने अपने दांत दिखा दिए। चैप्टर 48। एक पुरानी हवेली के एक कमरे में हुकुम अपनी कुर्सी पर बैठा सामने खड़े आदमी से बोलता है, बोलो क्या पता चला? सामने खड़ा आदमी कहता है, हुकुम वह कुछ भी पता नहीं चला उस अयांश सिंघानिया की बीवी के बारे में। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे अचानक से ही सिंघानिया परिवार में ला करके छोड़ दिया है। ना उसके कल का कुछ पता है ना आज का। ये भी नहीं पता कि वह कहाँ से आई है, क्या करती है और उसके माता पिता कौन है। हुकुम बोला, लगता है हम इस लड़की को कुछ कम आंक रहे हैं। ये लड़की बहुत पहुंची हुई चीज है, हमारी सोच से भी परे है। इतनी आसानी से हाथ में नहीं आने वाली है। फिर कुछ सोचकर कहता है, एक काम करो, हमरे पुराने मोहरे को सिंघानिया परिवार में भेजने की तैयारी करो। मैं भी देखता हूं कि अब कैसे ये लड़की हमसे बचती है। अगर वो आदमी कहता है जी हुजूर और कमरे के बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद हुकुम अपने आप से कहता है, बहुत हो गई आंख मिचौली। बहुत जल्द हम सब एक दूसरे के सामने आएंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपने रास्ते की रुकावट को हमेशा हमेशा के लिए साफ कर दूंगा। सिंघानिया हाउस। अमृता बच्चों के कमरे में दोनों के खेल रही होती है। रिंग करता है, वह को फोन उठाकर देखती है। कॉल युग का होता है। वह फोन स्क्रीन को देखते हुए बोलती है, ये फोन क्यों कर रहे हैं मुझे? पक्का इस रोबोट के बच्चे ने ना सब कुछ बता दिया होगा इन्हें। मैं डेफिनेटली बता सकती हूँ कि अब तक तो इन्हें क्या ऑलमोस्ट सभी को सारी चीजें पता चल गई होगी कि मैंने आज क्या क्या किया। बाय गॉड, रॉबर्ट ना कभी अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। इतनी चुगली पता नहीं कोई कैसे कर सकता है, और मैंने कैसे सोच लिया कि वो चुप रहेगा, जबकि मुझे अच्छे से पता है उसके पेट में कभी कोई बात नहीं पचती। वह एक नज़र अपने फोन को देखती है, फिर सामने अंश और आशी को जो अपने ही गेम्स में बिजी थे। वो दोनों को देखकर कहती है, अंश आशी आप दोनों खेलो, मैं थोड़ी देर में कॉल अटेंड करके आती हूँ। अंश कहता है, पार्टनर आप कॉल अटेंड करो, हम ऐसे भी दादी दादू के पास जाने वाले थे, सुबह से हम दोनों ने उनसे बात नहीं की, अभी कान कर रहा है। अमृता बोली, ठीक है पर ज्यादा परेशान मत करना दादी और दादू को। आशी और अंश साथ बोले, ओके। अमृता कमरे से बाहर निकल गई और अंश और आशी अपने खेल में लग गए। अमृता कॉरिडोर से गुजरते हुए अपना फोन चेक करती है तो उसमें एक और बार युग का कॉल रिंग कर रहा होता है। वह कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो भाई कैसे हैं आप? अमृता के सामने से युग की आवाज आती है, और कैसा हो? बहुत परेशान हूं मैं तेरी वजह से। अमृता मासूम बनते हुए कहती है, क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप मेरी वजह से इतना परेशान है? युग उसकी बात पर बोला, अच्छा मतलब तूने कुछ भी नहीं किया? अमृता बोली, नहीं भाई मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि जो भी कुछ होता है वो सब में ही करती हूँ? युग बोला, अच्छा मतलब आज जो सरकार और वह गुंडे और पता नहीं किन किन से तू लड़कर आ रही है, वह तू नहीं थी, तेर कोई डुप्लीकेट या कोई फोटोकॉपी होगी। चल अब ज्यादा नौटंकी मत कर और बता सीधे से कि तूने उन लोगों को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? और मारना ही था तो तुझे खुद मरने की क्या जरूरत थी? इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं तेरे साथ, उनमें से किसी को बोलती, डेफिनेटली वो लोग ये सिचुएशन अच्छे से डील करते हैं। अमृता उसकी बात पर बोली, भाई सिंपल सी बात है, वह कोई साधु संत नहीं थे जिन्हें मैं प्यार से बोलती कि दादाजी मैं लड़ाई नहीं चाहती, प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि ये आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, और वह मुझे प्यार से बता देते कि वह ये सब क्यों कर रहा है। भाई सब लोग प्यार से बोलने वालों में से होते हैं। युग बोला, देख अमृता चीजें शांति से भी हैंडल की जा सकती थी। अमृता बोली, नहीं भाई ये गलतफहमी है आपकी। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप पता है आपको भाई, इस दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं, पहले जो बातों में फंसकर मान जाते हैं और दूसरे जिनके सामने जितनी भी बातों के बंजीरे बचा लो उनके कुछ समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ मुंह के और लात की भाषा समझ में आती है। युग बोला, पर तू? अमृता उसे रोकते हुए बोली, भाई प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। हाँ तो कहाँ थी मैं? थोड़ा सोचकर आगे कहती है, हूँ तो वही मैंने आज किया, जिन गुंडों को मेरी बातें समझ में आ रही थी और जो शांति से मन गए, मैंने उन पर हाथ तक नहीं उठाया। लेकिन अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, फॉर एग्जाम्पल वो सरकार और उसके भाड़े के गुंडे, ऐसा नहीं है कि मैंने बात करने की कोशिश नहीं की, करी थी मैंने कोशिश बात करने की, लेकिन उन लोगों को मेरी बात सुनी नहीं थी। उन्होंने सीधा अरे ऊपर गन तान दी, तो मैं क्यों चुप रहती, मैंने भी हाथ चला दिए।
योग उसकी पूरी बात सुनने के बाद गहरी सांस लेते हुए बोला, ओह मेरी देवी, तेरा कुछ नहीं हो सकता। पर अगर आगे कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो लड़ना, लेकिन कम से कम अपने साथ बॉडीगार्ड को जरूर रखना। कटे कटे इस समय कॉरिडोर से अपने रूम की तरफ आ गई थी। वह रूम के डोर पर खड़े होकर बोली, अच्छा ये तो ठीक है भाई, बॉडीगार्ड सब ठीक है, लेकिन एक बात बताए, आपको किसने बताया कि मैंने आज क्या किया? योग हकलाते हुए बोला, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। अमृता बोली, अच्छा तो मतलब आपको ऐसे ही पता चल गया? योग कुछ नहीं बोला तो अमृता बोली, भाई मैंने सब समझती हूँ, मुझे पता है कि आपने रॉबर्ट को मेरे साथ में क्यों छोड़ा है। योग बोला, नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं बताया। अमृता उसकी बात में छुपा झूठ पकड़ते हुए बोली, भाई आपने मुझे क्या समझ के रखा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ आपको भी और रॉबर्ट को भी। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो रॉबर्ट कितना बड़ा चुगलखोर है, बचपन में भी मेरी चुगली करता था और अब भी करता है। योग बोला, देख मैंने ही उससे ये सब कुछ मुझे बताने के लिए बोला था, अब तू उस पर मत भड़कना। अमृता बोली, हम ठीक है, मैं देखती हूँ क्या करना है उसका और आपका भी। योग उसकी आखिरी लाइन सुनकर घबराते हुए बोला, क्यों, मेरा क्या करना है? देख अमृता प्लीज। वो आगे कुछ बोलता कि जब सामने से टिट टिट की कोई आवाज आती हूँ तो वो फोन कान से अलग करते हुए बोला, हेलो हेलो, देख अमृता सुन तो मेरी बात। उधर अमृता ने कॉल कट किया और अपने आप से बोली, इन दोनों का तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया है इनका, मुझ पर नजर रख रहे हैं ना, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि किसी के भी ऊपर नजर रखने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। और अपने सामने देखा तो सामने पाया कि विवेक और अयांश दोनों उसे उसकी बातें सुन अपने शोक के मारे फटी आंखों से देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो अमृता इतनी शांत रहती हुई वो किसी को धमकी भी दे सकती है। गीता ने जब उनके अजीब नजरें देखी तो अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाते हुए बोले, क्या ऐसे क्या देख रहा है आप दोनों मुझे? उसकी आवाज से दोनों होश में आए और हड़बड़ाते हुए बोले, नहीं कुछ भी तो नहीं। अमृता बोली, ठीक है। फिर वह रूम के अंदर आई और अपना मोबाइल वही ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही विवेक अयांश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, देख अब अमृता भी आ गई है, तो तू मौके को हाथ से जाने मत दे और उनसे बात कर, क्या पता हमें उस सरकार का पता मिल जाए और उससे कुछ पता चल जाए ये सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे आखिर है कौन है। अयांश ने सिर ही में हिलाया और दोनों अमृता का वेट करते हुए वॉशरूम के डोर के आसपास घूमने लगे। इतने में अचानक से डोर का वॉशरूम का डोर खुला और अमृता बाहर आई। उन दोनों को बिना देखे सीधा अलमीरा की तरफ गई, अलमारी खोली और वहां से एक प्लाजो कुर्ती का सेट निकालकर वापस मुड़ी की सामने विवेक और अयांश को देख बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हैं? अयांश अटकते हुए बोला, नहीं ना, नहीं कुछ नहीं। पर फिर विवेक बोला, आप वापस बाहर आए, मीन अभी तो अंदर गई थी। अमृता उससे घूरते हुए बोली, कपड़े भूल गई थी इसीलिए वापस लेने के लिए आई थी। वैसे इससे आपको क्या? अयांश ने जब बात बिगड़ते हुए देखा तो वो संभालते हुए बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, वो ये तो बस ऐसे ही। अमृता में उन्हें एक नजर देखा पर फिर इग्नोर करते हुए वॉशरूम के अंदर चली गई। उसके जाने के बाद विवेक और अयांश कभी वॉशरूम के डोर को देखते तो कभी एक दूसरे को। अयांश विवेक को देखकर बोला, तुझ पीटने का इतना ही शौक है तो जाकर सीधा बोल दे। विवेक ना समझी में बोला, मतलब? अयांश बोला, मतलब ये कि पहले जब तूने उनसे मजाक किया था तब हम दोनों नहीं जानते थे कि उन्हें फाइट आती है, पर जब उन्होंने आज ही इतना अच्छा डेमो दिया है फिर भी तू है कि उनसे पंगे लेने में लगा है। विवेक अभी भी कुछ समझ नहीं पाया। वो बोला, यार ये जलेबी की तरह बातें मत घुमा, सीधे सीधे बोलना क्या बोलना चाहता है। अयांश बोला, तुझे पता है कि तेरा इन पर कोई खास इंप्रेशन नहीं है, फिर भी तू उनसे उलझ रहा था। ये क्या सवाल था कि आप वापस क्यों आई, अभी तो गई थी। अयांश की बात सुनकर अब विवेक को रियलाइज हुआ कि उसने क्या पूछ लिया। वो दोनों फिर से अमृता के वॉशरूम से बाहर आने का वेट करने लग गई। दोनों वॉशरूम के बाहर चक्कर लगा रहे थे। कुछ देर में अमृता बाहर आई। उसने सिंपल लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती पहनी थी जिस पर व्हाइट प्लाजो मैच किया हुआ था। साथ ही उसके बाल अभी एक जुड़े में बंधे हुए थे, जो शायद उसने गीले होने के डर से बांध लिए होंगे। अमृता एक बार फिर से उन्हें अपने सामने देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई और आई बार उसने पूछा, क्या कोई काम है क्या? दोनों ने साथ में अपनी गर्दन न में हिला दी और जबान से हाँ बोल दिया, जिस पर अमृता और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। अमृता ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, वॉशरूम यूज करना है। अयांश और विवेक एक साथ बोले, नहीं। तो अमृता बोली, तो वहां वॉशरूम के बाहर चक्कर क्यों काट रहे हैं? दोनों कुछ ना ही बोले तो अमृता ने उन्हें अपनी आंखें छोटी करके देखा और बोली, फाइन, आप दोनों ना आराम से बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि करना क्या है।
ऑक, ये बोलकर वो दोनों के बीच में से निकलकर मिरर के सामने जाकर अपने बाल खोलने लगी। वही अयांश और विवेक एक दूसरे को देखने लगे। चैप्टर 49। अमृता आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल खोलती है और एक कॉम्ब लेकर उन्हें संवारने लगती है। अयांश और विवेक अभी भी पीछे खड़े होकर उसे घूरे जा रहे थे। उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात शुरू करे तो करे कहां से। अमृता ने भी उन्हें मिरर से देख लिया था, पर उसने अभी कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा। इसे अपने बाल धीरे धीरे सुझाने लगती है सुझानेती है कि तभी ड्रेसिंग टेबल पर रखा उसका फोन रिंग करने लगता है। अपना कॉल आंसर करती है और उसे स्पीकर पर डाल देती है और वापस से अपने बाल बनाने लगती है। तभी सामने से रोबोट की जानी पहचानी आवाज आती है, हेलो मैडम। अमृता उसकी आवाज सुनकर कहती है, हेलो रोबोट, क्या अपडेट है। रोबोट का नाम सुनते ही पीछे खड़े आयांश और विवेक के कान खड़े हो जाते हैं। उन दोनों को ही पता था कि रॉबर्ट अमृता के साथ है। उन्हें यह भी पता था रॉबर्ट युग ने अमृता के साथ उनके बॉडीगार्ड के तौर पर रखा है। इससे ज्यादा वो रॉबर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते थे। सामने से रॉबर्ट बोला, मैडम, यह उन भाड़े के गुंडों का बॉस तो कुछ भी नहीं जानता। इसे तो इस बड़ू सरकार ने सिंघानिया हाउस पर नजर रखने के लिए रखा था, फिर उनका पीछा करके उन्हें डराने के लिए। अमृता बोली, और वह उस सरकार से क्या पता चला। रोबोट किसी दुखियारी की तरह बोला, मैडम, ये बूढ़ा बहुत मोटी चमड़ी का है। इतनी बार पूछा लेकिन यह है कि मुंह खोलने की कोई जहमत ही नहीं उठा रहा है। हमको तो लगता है कि अब आपको ही आकर यहाँ पर इसका मुख खुलवाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अमृता एक शैतानी मुस्कान देते हुए बोली, तो ऐसा है क्या? लगता है लोगों को चैन की जिंदगी रास नहीं आ रही है। एक काम करो रॉबर्ट, मुझे लगता है तुम्हारी इंटेरोगेशन और पूछताछ देख देख कर उन लोगों के सर में दर्द हो गया होगा। इतना शोर शराबा से वो दोनों परेशान होगा। तो एक काम कीजिए, दोनों को अलग अलग शांत कमरों में बंद कर दो, जहां उनके लिए सारे बंदोबस्त कर देना। रोबोट्स की बात पर बोला, मैडम, सारे इंतजाम माने तकिया बिस्तर बेडशीट सब कुछ एक ही कमरे में कैसे होगा। अमृता उसकी बात पर चिल्ते हुए बोली, रॉबर्ट, मेरे कहने का मतलब है खाना और पानी का बंदोबस्त कर दो। उन्हें शांत कमरे में ले जाकर छोड़ दो और कोई बिस्तर नहीं चाहिए। एक शांत कमरा, पीने और खाने के लिए 2 वक्त की रोटी समझे, और हाँ, उस कमरे में उन्हें कोई भी आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। डू यू गेट दैट? रॉबर्ट बोला, यस मैडम, समझ गया। अमृता बोली, मैं कल आकर उनसे मिलती हूँ, ओके बाय। इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। बातें करते करते उसके बाल भी सुलझ जाते हैं। वह अपने बालों को एक जुड़े में बांध लेती है और अब की बार पीछे मुड़कर अपने हाथों को फोल्ड कर आयांश और विवेक को देखती है। आयांश और विवेक अब भी अमृता को वैसे ही आंखें बड़ी बड़ी किए घूरे जा रहे थे। उनके घूमने से बुरी तरीके से इरिटेट हो चुकी थी। इसीलिए अमृता इन दोनों को बोली, क्या हो गया? आप दोनों को क्या चल रहा है आप दोनों के दिमाग में? इतनी देर से देख रही हूं कि मुझे घूरे जा रहे हैं और पूछ रहे हो तो बता नहीं रहे। अयांश और विवेक फिर से हड़बड़ाकर कुछ बहाना देने लगे। अपने पहले ही उन्हें रुकते हुए अमृत बोली, 1 मिनट, अगर बताना है तो सही रीजन बताए, वरना ना आपकी यह फालतू के बहाने की कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही ये सब ना मेरे सामने मत दीजिए। इस बार अयांश शांत आवाज में बोला, आपको भी रॉबर्ट ने कॉल किया था ना? उसकी बात सुनकर अमृता बोली, हाँ। तो अयांश बोला, आपने सरकार और उस गुंडों के बॉस को कहाँ रखा है? अमृता बोली, तो आप दोनों कब से उन दोनों का पता पूछने के लिए मेरे आगे पीछे इस तरीके से अजीब अजीब सी शक्ल बनाकर घूम रहे थे? उसकी बात सुनकर विवेक और आयांश दोनों ही थोड़े से एम्बेरेस हो जाते हैं। अमृता कहती है, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे सीधे सीधे भी तो पूछ सकते थे, इतनी देर तक टाइम पास करने की क्या जरूरत थी? अयांश बोला, वह कुछ नहीं, आप बताए ना आपने उन्हें कहाँ रखा है। अमृता बोली, बता दूंगी, लेकिन उससे पहले आप दोनों को मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अंश और विवेक दोनों ही कंफ्यूजन में एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर अमृता की तरफ और कहते हैं कि के बताए क्या बात है। अमृता बोली, आप दोनों अब से जब भी उस मास्टरमाइंड के खिलाफ जो भी मूवी लेंगे, आप उसके बारे में मुझे भी बताएंगे। अयांश कुछ बोलने को होता है कि तभी वह बोलती अंकिता बोलती है, मैं कोई इंटरेक्शन नहीं करूंगी आपके किसी भी काम में। आपको जो करना है वह करिए, पर मैं बस इसलिए कह रही थी ताकि अगर मैं कभी कुछ करूं आप कुछ करें, दोनों के प्लान्स मिक्स ना हो जाए। जस्ट फॉर दैट। अयांश अमृता की बात सुनकर अचंभे में विवेक को देखता है, क्योंकि यही बात विवेक ने भी उससे कही थी। विवेक भी थोड़ा सा आश्चर्य में था कि अमृता और उसकी बातें इतनी से मिलती जुलती कैसे हो सकती। अमृता उन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखते हुए देख बोली, आप दोनों को क्या हुआ? हमारी बात सही नहीं लगी क्या? अयांश बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
आपने जो अभी अभी कहा ना, वह सेम चीज अभी अभी थोड़ी देर पहले विवेक ने भी मुझसे कही थी, तो बस इसीलिए। उसकी बात सुनकर अमृता बोली, ओ ऐसा है क्या? विवेक बोला, आप बताने वाली थी कि अपने सरकार और उस बॉस को कहाँ रखा है, अब बताएंगी? अमृता उसको देखकर बोली, आपने पता नहीं किया कि उन्हें कहाँ रखा गया है? विवेक बोला, पता किया था, लेकिन पता नहीं आपने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है। कौन से चूहे के बिल में घुसा दिया है कि वह मिलने का नाम ही नहीं ले रहा है? अमृता बोली, कोई बात नहीं, आप दोनों को उनसे आज ही मिलना है क्या? कुछ जरूरी पूछना है आज ही? अयांश और विवेक नामे गर्दन हिला दिए और अयांश बोल, नहीं आज ही मिले, इतने कोई अर्जेंट सवाल तो नहीं है। अमृता बोली, ओके फाइन, उनसे मिलने के लिए तो आप दोनों भी कल मेरे साथ ही चलेगा। अयांश उसकी बात पर बोला, ठीक है। विवेक भी बोला, ओके। ये सुनकर अमृता ने भी सर हाँ में हिलाया और अमृता जाकर बेड के साइड टेबल पर से अपनी स्केच बुक लेकर आई और सोफे पर बैठकर कुछ ड्रॉ करने लगी। अयांश भी जाकर बेड पर बैठ गया, वही विवेक जाकर अमृता के सामने पड़े सिंगल सोफे पर बैठ गया। अमृता की स्केच बुक में झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे कुछ भी नहीं दिख रहा था। विवेक बात शुरू करने के लिए बोला, अमृता जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। अमृता अपनी पेंसिल हाथ में लिए थे, उसने उसे स्केच बुक पर चलाना बंद किया और विवेक की तरफ देखकर बोली, आपको हमारे बारे में क्या जानना? विवेक बोला, कुछ भी, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स या आपके काम के बारे में कुछ भी। अमृता उसे हल्का सा मुस्कुरा कर देखती है और कहती है, आपको हमारी लाइफ में इतना इंटरेस्ट क्यों है? विवेक बोला, एक पुलिस ऑफिसर हूं, हर चीज में इंटरेस्ट ले लेता हूं। अमृता बोली, हर चीज में नहीं, शायद आपको मेरे लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है, तभी तो आप मेरी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अयाज जो दोनों की बातें सुन रहा था, वह भी यह बात सुनकर शॉक हो गया। उसे भी नहीं पता था कि आया विवेक यहाँ अमृता की सीधा इन्वेस्टिगेशन करवाने पर निकल जाएगा। उसी ने इस बात का क्लू दिया था कि विवेक जिस मकसद के लिए यहाँ दिल्ली आया है, वह मकसद अमृता के थ्रू पूरा हो सकता है। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक अमृता की इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और अमृता को इस बारे में पता चल जाएगा। विवेक भी यह बात सुनकर शॉक हो गया, उससे लगा नहीं था कि अमृता को पता होगा कि वह उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है। वो टालते हुए बोला, वो कुछ काम था। अमृता बोली, ऐसा कौन सा काम था जिसके लिए आपको हमारी जन्मकुंडली की जरूरत पड़ गई? विवेक बोला, वह अमृता बक ऐसी नहीं है जैसा आप समझ रही है। अमृत बोली, देखिए, क्या आप मुझे सीधे सीधे तरीके से सब कुछ बता सकते हैं? सुबह से बोल बोल के अब मेरा गला दर्द कर रहा है। आज ना मैं उम्मीद से ज्यादा बोली हूं, तो प्लीज अभी आप ना फालतू बुलवाए मत और बताए कि ऐसी भी क्या मुसीबत आन पड़ी कि आपको मेरी इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ गई। विवेक बोला, जरूरत से ज्यादा ही होशियार हैं आप। जितना सोचा था उससे ज्यादा काबिल है, शायद मेरी सोच से भी ज्यादा। उसने आगे बोलना शुरू किया, देखिए अमृता जी, मैं यहाँ दिल्ली शहर में मेरे किसी बहुत अपने के बारे में पता करने के लिए आया हूँ। बहुत साल पहले मैंने उन्हें खो दिया था। उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता हूँ, लेकिन अब जानना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं दिल्ली आया था। मुझे मुंबई में पता चला कि मैं जिस इंसान की तलाश कर रहा हूँ, उन्होंने कई सालों पहले दिल्ली शिफ्ट किया है। अमृत बोली, हो गया, अब गोल गोल घुमाना बंद करेंगे प्लीज। क्लियर बताए ना, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, क्लियर कीजिए सब कुछ। विवेक ने बोलना शुरू किया, देखिए मेरी जॉइंट फैमिली है। परिवार में सब हैं, मैं हूँ, मेरे दादा दादी हैं, मम्मी पापा है, एक छोटे चाचा जी, उनकी बीवी, 2 बच्चे और मेरी एक बहन है। हंसी खुशी रहते हैं। मुझे लगता था कि यही मेरा पूरा परिवार है और हम सब साथ में बहुत खुश हैं। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मुझे पता चला कि मेरे एक और चाचा भी थे, जिन्होंने कुछ पारिवारिक झगड़ों की वजह से घर छोड़ दिया था। मेरी दादी की तबीयत खराब रहती है, उन्होंने एक दिन जिद पकड़ ली कि वह जब तक मेरे दूसरी चाचा को नहीं देखेंगे तब तक दवाइयां नहीं लेंगे, अपना इलाज नहीं करवाएंगी। मैंने उनसे वादा किया है कि मैं अपने दूसरे चाचा को ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन जब मैं इस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए मुंबई गया तो मुझे पता चला कि उनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है किसी एक्सीडेंट में। उसकी बात सुनकर अयांश और अमृता दोनों ही उसे देखने लगे। वह अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, मैंने जब उसे एक्सीडेंट के बारे में पता किया और जो ऑफिसर वह एक्सीडेंट का केस हैंडल कर रहा था उनसे मिला, तब मुझे पता चला कि वो एक्सीडेंट एक सोची समझी साजिश थी और यह सब कुछ प्री प्लान था। लेकिन किसने किया इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसको आगे इन्वेस्टिगेट करने से मना कर दिया गया था। केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया और फाइल क्लोज हो गई। मैं अपनी दादी की विश पूरी करने के लिए उनके बेटे को तो नहीं ला पाया, लेकिन अपने आप से वादा किया है कि मैं अपने चाचा की मौत का खुलासा करके रहूंगा।
पता करके रहूंगा कि आखिर कौन था जिन्होंने मेरे चाचा को मारा, और इसमें मुझे तुम ही मेरी मदद कर सकती ही। चैप्टर 50। अमृता विवेक की बात सुनकर उसे बिना किसी इमोशन के विवेक को देखने लगी। उसे तो इन विवेक के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन अभी अमृता के इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होने को तैयार थे। लेकिन उसने किसी तरीके से अपने इमोशंस को बांध के रखा था, शायद किसी बहुत गहरी याद से जूझ रही थी। अमृता ने सीरियस आवाज में कहा, आप मुझसे किस तरीके की मदद की उम्मीद रखते हैं? मेरा मतलब, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? विवेक के कहता है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे पता चला कि उन्होंने मुंबई में एक कंपनी एस्टेब्लिश्ड की थी जिसका नाम एएस ग्रुप था। वहां के मैनेजर चाचा जी के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, एक बिजनेस पार्टनर भी था उनका। पर मुझे सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि एएस ग्रुप को अभी कोई और चला रहा है। मेरे चाचा जी के मैनेजर का मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो ये तक नहीं पता कि वह अभी कहाँ है, और उनका बिजनेस पार्टनर, उनके बारे में भी मुझे कोई खबर नहीं मिली है। अगर मैं इन दोनों तक किसी तरीके से भी पहुंच जाता हूं, तो शायद मेरी इस केस में थोड़ी मदद हो जाए, इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। अमृता अब भी नासमझ बनती हुई बोली, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? विवेक बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता, आयांश ने मुझे पूरी बात बताई ही नहीं। इसने कहा कि आप मेरी मदद कर सकती हैं, लेकिन कैसे, यह मुझे भी नहीं पता। उसकी बात सुनकर अमृता ने एक नज़र आयांश को देखा जो बेड पर बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था। अमृता को ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी हुई कि विवेक अब तक ये नहीं पता था कि वही एएस की ऑनर। उसे लगा शायद घर में से किसी ने विवेक को बता दिया होगा, पर उसे जानकर खुशी हुई कि किसी ने उसके राज को बाहर नहीं आने दिया और राज ही रहने दिया। अमृत बोली, जी मैं आपकी हेल्प तो कर सकती हूँ। अमृता का इतना कहना था कि विवेक उसे देखने लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अमृता उसकी हेल्प कैसे कर सकती है। वह भी जानना चाहता था कि आयांश इतने यकीन के साथ कैसे कह रहा था कि अमृता ही एक ऐसी इंसान है जो उसे उसके मकसद तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती है। विवेक को नजर देखकर वह अमृता तुरंत जान जाती है कि विवेक का क्या सोच रहा है। अमृता अपने मन में कहती है, जानकर अच्छा लगा कि अब भी कोई है जो आपको ढूंढ रहा है, लेकिन मैं इतनी जल्दी अपने राज से पड़ा नहीं उठा सकती। जिस दिन मैंने इन सब को वो राज बता दिया इन लोगों को, उस दिन इनकी जिंदगी में तूफान आ जाएगा। ये तूफान हर किसी को वहां आकर ले जाएगा। हर राज से पर्दा उठने का एक सही समय होता है और वह समय अभी नहीं आया है। पर इसके पहले मुझे ये जानना होगा कि आखिर यह उनके बारे में क्या क्या जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी मदद के चक्कर में मैं खुद ही अपने राज से पर्दा उठा बैठूं। अमृता बोली, आप उनके बारे में और क्या जानते हैं? मेरा मतलब रिश्तेदार, कोई जान पहचान, दोस्त या उनका कोई बच्चा? विवेक बोला। उसके बच्चा बोलते ही विवेक उसे देखने लगा। विवेक ने कहा, कोई बच्चा? पता नहीं, मेरा मतलब है मुझे नहीं पता। मैंने इतनी छानबीन की लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, यहाँ तक कि यह भी नहीं कि वो अकेले रहते थे या ये कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा। सही बताऊं तो मुझे खुद भी अभी तक सिर्फ आधा ही सच पता है। पूरा सच पता करने जाऊं तो घर वाले कोई बताता ही नहीं है। अमृता बोली, जिस सच की तलाश में निकले हैं मैं उस तक आपको पहुंचा पाऊंगी या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि जब सच की तलाश में निकलते हैं ना तो बात पूरी जानकारी करना चाहिए, सिचुएशन को हर तरीके से देखकर निकलना चाहिए। विवेक असमंजस में बोला, मतलब? अमृता बोली, जब आपको अभी तक यही नहीं पता कि उन्होंने घर क्यों छोड़ा था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा? इतनी प्यार करने वाली माँ, इतना बड़ा परिवार छोड़ना पड़ा। मेरी मानी है तो आप पहले पूरी समस्या पता कीजिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है बिना क्वेश्चन को पढ़े हम आंसर नहीं लिख सकते। विवेक बोला, लेकिन उनकी मौत का और उनके घर छोड़ने का क्या कनेक्शन है? अमृता बोली, यही तो बात है विवेक जी, जो चीजें हम नहीं सोचते या सोचने की जरूरत नहीं समझते हैं ना, वह चीजें कई बार बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। हो सकता है कि यह जाने के बाद कि उन्होंने अपना घर क्यों छोड़ा था, आपको भी यह जानने में मदद मिलेगी वह कभी वापस लौटकर क्यों नहीं आए। उन्हें जब मार दिया गया तो आपके परिवार में से किसी को भी इस चीज की खबर कैसे नहीं मिली? सुनकर विवेक बुरी तरह से सोच में पड़ चुका था। उसे भी यह चीज अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि उसके चाचा जी को घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि जितना वह अपने घर वालों को जानता था, सभी घरवाले उसके चाचा जी से बहुत प्यार करते थे, इतना कि शायद कोई भी उन्हें आज तक भूल नहीं पाया है। फिर ऐसी भी क्या वजह हो गई कि किसी ने उनके घर छोड़ने के बाद एक बार उनके बारे में पता लगाने की भी कोशिश नहीं की, यहाँ तक कि उनकी मौत की खबर उनके घर तक नहीं पहुंची है। अब ये सारे सवाल उसके जेहन में बैठ चुके थे जिनका जवाब ढूंढना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था।
अमृत बोली, आप ये सब पता कीजिए, तब तक मैं आपकी मदद के लिए मैं आपके चाचा जी के दोस्त यानी कि उनके मैनेजर को और उनके बिजनेस पार्टनर से आपकी मुलाकात करवाने का बंदोबस्त कर सकती हूँ। यह मेरा वादा है, लेकिन हम इसके आगे मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ या नहीं यह मैं नहीं जानती। विवेक में अमृता को देखकर हल्के से सिर हमें हिलाया और सोचते हुए कमरे के बाहर निकल गया। वही आयांश अब भी अमृता को देखे जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अमृता ने विवेक को क्यों नहीं बताया कि एस ग्रुप उसी के पिता की कंपनी है। इससे तो सारी बातें यहीं पर क्लियर हो जाती। अयांश ये समझ गया था कि अगर एस ग्रुप अमृता के ही पिता की कंपनी है तो अयांश जिस इंसान की वजह ढूंढा है वह इंसान भी अमृता के पिता ही है। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि अमृता खुद ही विवेक को ये बात बताना नहीं चाहती थी। वह भी उठा, उसने दरवाजे की तरफ देखा। विवेक दरवाजे से बाहर जा चुका था। उसने दरवाजा बंद किया और अमृता के पास आकर बैठ गया। अमृता विवेक के जाने के बाद से दीवार को एक तक देखे जा रही थी। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि वह कुछ भी बता नहीं पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। हर किसी के जज्बात समझ लेती है, वही अपने इमोशंस को आज बयां ही नहीं कर पा रही थी। अयांश ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अमृता ने तुरंत उसकी तरफ देखा, लेकिन आज पिछली बार की तरह अपने अतीत का जिक्र सुनकर भी उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। शायद उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। अयांश ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। अयांश जानता था कि अमृता चाहे कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन ये टॉपिक इकलौता ऐसा टॉपिक था जिस पर अमृता अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। खुद को इतना ज्यादा वीक महसूस करने लगती थी कि उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती। और ये सब उसने पहले भी देखा और महसूस किया था। अयांश काफी देर तक उसी तरीके से बैठा रहा। अमृता भी चुपचाप अपना सर उसके सीने में छुपाए बैठी थी। पता नहीं दोनों के बीच प्यार था या नहीं, लेकिन उसके बीच में एक ऐसी अजीब सी डोर बंधी थी जिससे वह एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ जाते थे। जहां अमृता अयांश के रिश्तों को शादी के बाद से अब तक संभाले हुए थे, उसके बच्चों को अपने बच्चे बनाकर बिना हक जताए भी वह प्यार दिया था, वही अयांश ने भी अब अमृता को समझकर उसे संभालना सीख लिया था। जिस अमृता को शायद दुनिया ने नहीं देखा, उस अमृता को अयांश जानने लग गया था। दोनों ही नहीं जानते थे कि सफर के साथ साथ दोनों के ना सिर्फ एक दूसरे को समझा है, एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बने ही, बल्कि एक दूसरे के राजदार और हमसफर भी बन चुके थे। अयांश ने अमृता को खुद से दूर किया, लेकिन उसका हाथ अभी भी अयांश के हाथों में था। सामने टेबल पर पड़ा पानी, उसका ग्लास उसने उठाया और अमृता को दिया। अमृता ने पानी पिया, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया। अयांश ने पूछा, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? अमृता बोली, मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया कि मैं ही एएस ग्रुप की ओनर हूँ, ये पूछना चाहते हैं? अयांश बोला, नहीं। अमृता ने जवाब सुनकर सवालिया नजरों से अयांश को देखने लगी। अयांश बोला, आपने उन्हें स्टेट को ढूंढने को क्यों कहा? अमृता बोली, आपको पता है उन्हें ना अभी तक पूरी सच्चाई नहीं पता। जो वह जानते हैं वह कहानी 25% है, बाकी का 75% अभी तक एक राज है। जब तक वह कहानी के बाकी पन्नों को खोलकर उन्हें पढ़कर समझ नहीं लेते ना, तब तक वह इस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, मम्मा हमेशा बोलती थी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। शायद हम जिस तरह से देख रहे होते हैं वह सिक्के का अलग पहलू होता है, और सामने वाला जिस तरीके से देख रहा होता है वह अलग अलग हो सकता है। लेकिन चाहे नजरिया कितने भी हो, सच हमेशा सच ही रहता है और वह एक ही होता है। ये बाल मुझे हमेशा फिल्मी डायलॉग की तरह लगती थी, समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज जब ये सारी चीजें मैं खुद अपनी जिंदगी में महसूस करती हूँ ना, तब सब कुछ समझ में आते हुए महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे अम्मा जानती थी कि मैं ये सब कुछ आगे जाकर फेस करूंगी, इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही रेडी कर दिया। अयांश ने उसके हाथों पर पकड़ मजबूत की और बोला, आपको जब भी ऐसा लगे कि आप मुझे उनके बारे में सब कुछ बताना चाहती है, अपनी कहानी बताना चाहती हैं, तब बताइएगा। लेकिन अब तक के लिए वादा कीजिए कि आप अपने आप को कमजोर पड़ने नहीं देंगे। आप तो मेरे लिए मेरी ताकत है, अगर आप कमजोर पड़ गई तो हमारा क्या होगा? जैसे अयांश ने कहा कि वह अयांश की ताकत है, अमृता उसे देखने लगी। ऐसे क्या देख रही है? सच में आप मेरी ताकत है। आपको पता है, जब आज मैंने गुंडों को अपने परिवार वालों के सर पर बंदूक रखे हुए देखा था ना, तो एक पल को तो लगा कि मैं क्या करूंगा। एक पल को ना मैं मेरी सारी हिम्मत हार गया था। लेकिन जैसे ही आप आए ना, ऐसा लगा कि मेरी सारी हिम्मत मुझे वापस मिल गई। अब चाहे जिंदगी की कितनी भी बड़ी जंग क्यों ना हो, मैं जीत जाऊंगा। अमृता ने उसकी बिक पर एक स्माइल किया और उसके और अपने हाथ की तरफ देखा जो अब भी एक साथ था। उसके उस पर अपना दूसरा हाथ भी रखा और बोली, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि मुझे क्वीन अतीत के बारे में कुछ भी किसी को बताने की जरूरत हो, लेकिन आई प्रॉमिस कि अगर मुझे कभी कि ये किसी को बताना होगा तो आप वो पहले इंसान होंगे।